देखिए, हम लोग आज जो मेवाड़ का इतिहास है उसमें एक बिंदु आता है हल्दी घाटी का युद्ध। उसको आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। और महाराणा प्रताप के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में और शायद राजस्थान के पूरे इतिहास में हल्दी घाटी का जो महत्व है शायद नहीं लगता किसी और युद्ध का रहा होगा, है ना। हल्दी घाटी के बारे में जितनी बात की गई, यहाँ तक भी कहते हैं कि राणा प्रताप हल्दी घाटी से जाने जाते हैं और हल्दी घाटी राणा प्रताप से जानी जाती है ना। लेकिन हल्दी घाटी कोई अपने आप में स्वतंत्र चीज नहीं है, कोई स्वतंत्र अपने आप में युद्ध नहीं है। हल्दी घाटी एक अनवरत जो युद्धों की श्रृंखला चलनी शुरू हुई, उस श्रृंखला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु न माने कि हल्दी घाटी जो है वहाँ आकर के जो है महाराणा प्रताप ने वो जो एक युद्ध की परंपरा शुरू हुई बप्पा रावल से चलते चलते और राणा प्रताप तक जो सिसोदियों या गुहिलों का जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास, उसमें एक अविस्मरणीय अध्याय जो राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में जो है वो जोड़ा। तो हम लोग थोड़ा हल्दी घाटी के बारे में जानने से पहले थोड़ा राणा प्रताप के बारे में, गुहिल वंश के बारे में, क्योंकि मेन हमारी ये जो आज क्लास है हल्दी घाटी पर ही है। थोड़ा से दुख की बात है कि हल्दी घाटी के विषय में इतनी पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहीं किसी किताब में मिलेगा तो आधा एक पेज में हल्दी घाटी के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। परंतु अगर आप पिछले सालों के प्रश्न उठा करके देखें तो आपको लगेगा कि हल्दी घाटी में एक एक माइन्यूट से माइन्यूट जो डिटेल है उससे भी प्रश्न उठे हैं। जैसे मैं इतने सालों से राजस्थान का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी युद्ध में कौन से हाथी का क्या नाम था ये पूछा गया हो। लेकिन हल्दी घाटी एक ऐसा युद्ध है जिसमें आरपीएससी ने, है ना, राजस्थान के सभी एग्जाम्स में कभी पूछा गया है कि कौन सा हाथी था, मुगलों का हाथी कौन सा था, इनका हाथी कौन सा था, किसने जो खून से दाढ़ी रंगी। एक से छोटी जो डिटेल हल्दी घाटी की है, इसमें सेनानायक मुगलों के भी कम से कम 10 से 15 हैं, मेवाड़ वालों के भी 10 से 15 सेनानायक हैं। उनमें से जो प्रमुख 4-5 उसके अलावा भी नाम उन्होंने पूछे हैं। तो इससे हमें ये महत्ता पता चलती है कि हल्दी घाटी का वास्तव में जो है वो महत्व क्या है। लेकिन हल्दी घाटी जो है वो उस श्रृंखला को जाने बिना हल्दी घाटी का महत्व आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ से ये श्रृंखला शुरू होती है। तो आप सबने इतिहास में नाम सुना होगा बापा रावल। बापा रावल जो है उसका वास्तविक नाम बापा नहीं था। रावल तो मेवाड़ के सिसोदियों की, जब वो गुहिल वंश के 2 शाखाओं में मानते हैं, राज किया यहाँ पे। पहले जो राजा थे वो रावल कहलाए और बाद में जब से सिसोदा वालों को राज मिला तो उन्होंने राणा लगाना शुरू कर दिया। तो रावल तो इसकी उपाधि थी, लेकिन बापा या बप्पा जो है वो उसको जनता ने उपाधि दी। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या किया उसने, पिता तुल्य क्या कार्य किया कि उसको बप्पा या बाप कहा जनता ने। तो ये कहा जाता है कि उस समय हिंदुस्तान के ऊपर तुर्क आक्रमण जो है, उनसे पहले जो आक्रमण हुए अरब आक्रमण, तो हिंदुस्तान पर अगर हम देखें तो जो बाहरी आक्रमण हुए वो 2 खेप में हुए। पहले अरब लोग आए जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को सिंध तक पहुंचाया। लेकिन सिंध भारत की मुख्य भूमि नहीं है। आज पाकिस्तान में काफ़ी उधर जो पंजाब की एरिया है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ सिंध पड़ता है, राजधानी कराची है अभी। तो अरब मुस्लिम जो थे वो सिंध तक आ पाए, भारत की मुख्य भूमि में नहीं आ पाए। तो उनको रोकने का जो श्रेय है वो बप्पा रावल को है, क्योंकि बप्पा रावल के नेतृत्व में जो है, बप्पा रावल का वैसे वास्तविक नाम जो था वो काल भोज था, लेकिन चूंकि इसने पिता की तरह अपनी प्रजा की रक्षा की, भारत के जन धन की रक्षा की, तो लोगों ने उसको बप्पा का विरुद्ध या बप्पा का खिताब जो है वो दिया। तो काल भोज के नेतृत्व में अरब आक्रमणकारियों को रोकने का कार्य हुआ। इस कार्य में गुर्जर प्रतिहारों ने भी योगदान दिया जो कन्नौज में राज किया करते थे। लेकिन बप्पा रावल इसी वजह से बप्पा कहलाया इतिहास में, ठीक है। इसके राक्षसी जो कृत्य थे उसके बारे में किताबों में काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है कि ये 1300 किलो की तलवार थी, एक समय में 4 बकरे खाता था, है ना, 3 पीपा शराब पीता था, तोपों को उठा करके दौड़ लगाया करता था, है ना। तो ये जो बप्पा रावल है इसके लिए ये चीज़ें आती है। दूसरा, इसी परंपरा में भारत में अरब तो सिंध से आगे कभी नहीं ला पाए, लेकिन अरब जो मुस्लिम थे उन लोगों को बाद में उन्हीं के यहाँ काम करने वाले तुर्क मुसलमानों ने अपदस्थ कर दिया। तुर्क लोग जो है वो तुर्किस्तान क्षेत्र से जो है संबंधित थे, और अरब तो फिर भी थोड़े सुसंस्कृत कह सकते हैं हम इनको, थोड़ा कला संस्कृति के क्षेत्र में इन्होंने योगदान भी दिया। लेकिन तुर्क लोग जो थे, तुर्क मूलतः लड़ाकू एक कौम थी जो अरबों द्वारा इस्लाम में दीक्षित की गई। और अगर आप बंदर के हाथ में जो है उस्त्रा दे दो तो क्या हो सकता है। तो तुर्क वैसे ही लड़ाकू थे, और जब इनको इस्लाम में दीक्षित किया गया तो वो जो धार्मिक जोश था, गाजी की जो भावना थी, उसके तहत इस्लाम को उन्होंने पूरी दुनिया में तुर्कों ने पहुंचाया। भारत में भी
सिंध से आगे अगर हम माने कि दिल्ली तक इस्लाम को जो लेकर के आए तो वो तुर्क मुसलमान लेकर के आए। इन्हीं तुर्क मुसलमानों में से भारत में पहला व्यक्ति जो अटैक करता है उसका नाम था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी से जो परंपरा शुरू हुई, आगे उस परंपरा का निर्वाह फिर मोहम्मद है ना मुइजुद्दीन गौरी ने भी किया। उसी परंपरा को आगे बाबर ने पहुंचाया और बाबर के साथ यहाँ जो है मुगल वंश की शुरुआत होती है। गौरी के गुलाम ऐबक ने फिर यहाँ सल्तनत काल की स्थापना की। महमूद गजनवी एक लुटेरा तक ही सीमित रहा, वो भारत के क्षेत्र पे स्थायी अधिकार नहीं कर सका। तो हम लोग ये देखते हैं कि तुर्क वो थे जिन्होंने हिंदुस्तान की मुख्य भूमि में अपने आप को पहुंचाया। और इनका चरम बिंदु जो है वो हमें दिखाई देता है मुगल काल में। और मुगल काल में भी सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो था अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, अकबर कितना शक्तिशाली था तो उस समय के समकालीन इतिहासकारों के अगर हम वर्णन उठा करके देखें तो हमें लगता है कि उस समय विश्व का सबसे शक्तिशाली सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और हिंदुस्तान ही नहीं, राजस्थान के सारे जो शक्तियां जो धर्म की रक्षा के लिए इन गुहिलों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो लड़ती थी, वे सारे इन गुहिलों को या सिसोदियों के साथ को छोड़ करके और अकबर की सेवा मानने में जो उन्होंने अपना जो है गौरव समझा। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान की अगर हम बात करें तो वे कछवाहा वंश जो है आमेर जयपुर में राज करता था। कछवाहे जो राणा सांगा, राणा प्रताप के दादाजी का नाम था राणा सांगा, तो राणा सांगा के अधीन एक सामंत की हैसियत रखते थे। राजस्थान के सभी राजपूत राजवंश मेवाड़ के सामने, मेवाड़ को अपना जो है स्वामी मानते थे। और मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है उसको हिंदुआ सूर्य कहा गया है इतिहास में, है ना। राणा सांगा को हिंदूपति की उपाधि इतिहास में प्राप्त है। तो राणा सांगा के अधीन एक सामंत की हैसियत थी कछवाओं की। और खानवा के मैदान में बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए आमेर का जो शासक था बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, इसका नाम था पृथ्वीराज कछवाहा। तो पृथ्वीराज कछवाहा की हम बात करें तो राणा सांगा के अधीन थे ये। पृथ्वीराज कछवाहा के बाद अगर हम भारमल और भारमल के लड़के भगवंत दास की बात करें तो भगवंत दास भी महाराणा उदय सिंह के यहाँ रहा करता था, उनके यहाँ काम किया करता था। लेकिन अकबर की शक्ति के सामने हम देखते हैं 1562 के अंदर कछवाहों में भारमल ने सबसे पहले अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया। हालांकि फिल्मों में उसको बेचारी को जोधाबाई बना दिया गया है। जोधाबाई तो जोधा की वंशज होगी और जोधा जो है वो जोधपुर का संस्थापक था। तो जोधाबाई वास्तव में कछवाहा वंश की नहीं थी। अकबर की शादी जिस राजपूत राजकुमारी से हुई उसका इतिहास में नाम हरकू या हरखा मिलता है। और उसी की कोख से अकबर ने जाकर के शेख सलीम चिश्ती से प्रार्थना की। सूफी संत यहाँ पे ख्वाजा साहब के यहाँ अजमेर में भी उन्होंने जो है मन्नत मांगी। तो उनकी कृपा से जिस लड़के का जन्म हुआ हरकाबाई की कोख से वो था जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिसको वो शेख सलीम चिश्ती की कृपा से मिला था, इसलिए वो शेखू बाबा या सलीम कहा करता था अकबर। तो 1562 में अकबर के साथ सबसे पहले जिस राजपूत परिवार ने अपनी पुत्री का विवाह किया वो थे आमेर के कछवाहे। जो कछवाहे कभी गुहिलों के सेवक हुआ करते थे, उनके अधीन सामंत होने में गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते थे, जो बाबर के खिलाफ लड़े थे, वही कछवाहे अब अकबर के जो है सेवक बन गए थे, है ना। उनसे रिश्तेदारी कर ली थी, अपनी बेटियों की शादियां उन्होंने की, अकबर की अधीनता उन्होंने स्वीकार की। और एक तरह से देखा जाए तो अकबर का जो साम्राज्य विस्तार है वो कहीं ना कहीं कछवाओं का उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है। उसमें भी विशेष रूप से मान सिंह का। आप इनकी कश्मीर विजय देखें, मान सिंह के पिता जो भगवंत दास थे उन्होंने कश्मीर विजय की। काबुल विजय देखें, अकबर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो है एक तरह के हम माने चैलेंज था काबुल, जहाँ उसके सौतेले भाई ने जो विद्रोह कर दिया था, है ना, उसको मान सिंह ने जीता काबुल को। अकबर की बंगाल विजय मान सिंह की विजय, अकबर की जो उड़ीसा की विजय, अकबर की बिहार की विजय, हल्दी घाटी की अगर हम विजय माने उसको, हालांकि वो विजय मानी नहीं जा सकती, लेकिन हल्दी घाटी की विजय, डूंगरपुर की विजय, ये सब महाराजा मान सिंह की विजय है। तो कछवाहा वंश के वे राजपूत जो राणा सांगा के अधीन बाबर के खिलाफ अपनी तलवारें लेकर लड़ने के लिए आए थे, वो इस काल में अकबर की अधीनता मान चुके हैं। और एक के बाद एक करके सारे के सारे झुकते चले गए। मेवाड़ के गुहिलों को छोड़ करके 1562 में आमिर झुक गया, कछवाहे झुक गए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद आगे अकबर ने 1568 के अंदर चित्तौड़ पे आक्रमण किया। उदय सिंह जो है वो किला छोड़ के चले गए। जयमल और फत्ता लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो चित्तौड़ का किला अकबर को प्राप्त हो गया था 1568 में। अधीनता तो स्वीकार नहीं की, लेकिन सबसे बड़ा किला गंवाया गुहिलों ने। फिर इसके बाद हम देखें तो अगले ही साल 1569 में राणा उदय सिंह की तरफ से रणथंबोर में बूंदी के सुरजन हाड़ा नियुक्त थे। उन्होंने 1569 में, यानी हाड़ा चौहानों ने
अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो हाडा जो थे, हाडाओं का क्षेत्र कोटा, बूंदी, बाला, झालावाड़ जो है, उसमें बूंदी रियासत उस समय जो अस्तित्व में थी। बाद में शाहजहां ने बूंदी को तोड़ करके जो है कोटा का निर्माण किया। तो 1569 में हाडा चौहान इसके सामने झुक गए। और जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जैसे जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, है ना, जैसलमेर हो गया, ये अकबर ने 1570 में अपना प्रसिद्ध नागौर दरबार किया। तो राठौड़ वंश के लोग बीकानेर के, जोधपुर में, हालांकि जो राजा था राव चंद्रसेन वो नहीं झुका, लेकिन उसके भाई झुक गए। तो राठौड़ों का अधिकतर हिस्सा जो झुक गया, चंद्रसेन के साथ बहुत कम ही लोग थे जो लड़ते रहे। तो राठौड़ वंश के लोग मान लेते हैं हम लोग, जैसलमेर के भाटी वंश के जो लोग हैं, तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये 70 के अंदर झुक गए लगभग, है ना। 1573 में मान सिंह को डूंगरपुर और बांसवाड़ा जीतने के लिए भेजा गया। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो गुहिल राज्य थे वो जो है अकबर की अधीनता मानने को तैयार हो गए। तो अगर हम देखें तो 1573 के बाद में हल्दी घाटी की, आप जानते हो 1576 में हुई, ठीक है। तो अगर 1573 के बाद देखें तो राजस्थान में राणा प्रताप, चंद्रसेन है हालांकि 81 तक जिंदा है, पर चंद्रसेन का कोई अस्तित्व नहीं है। वो अपनी स्वयं की जो है रक्षा मारवाड़ में नहीं कर सका, इसलिए वो कभी सिरोही चला गया, कभी डूंगरपुर चला गया। तो वो कोई एक शक्तिशाली वो व्यक्ति नहीं है। हाँ, मूल्यों के रूप से हम मान सकते हैं कि चंद्रसेन ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए उसको एक उपाधि दी गई है, और वो दी गई है मारवाड़ का प्रताप। और तीसरा व्यक्ति जो राव चंद्रसेन के अलावा और राणा प्रताप के अलावा जो कुछ समय तक लड़ा, वो था सिरोही का राव सुल्तान, लेकिन वो भी इस हल्दी घाटी युद्ध से पहले तक अधीनता स्वीकार कर चुका था। तो पूरे राजस्थान के अंदर जो राजपूत शासक या जो हिंदू शासक मेवाड़ के गुहिलों की तरफ से उनकी अधीनता मानते थे, उनके लिए लड़ते थे, वो सारे के सारे अकबर के साथ मिल चुके थे। उत्तर भारत का पूरा साम्राज्य, है ना, आप जानते हो अकबर के साथ था। उधर काबुल से लगाकर इधर जो है बंगाल तक का जो क्षेत्र है वो अकबर के साथ जो था। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक और अपने ही स्वकुलजों, अपने ही जो है राजपूत राजवंश के लोगों, हिंदुओं से राणा प्रताप को लड़ना था, और अकेला लड़ना था, ठीक है। तो आपको मैंने इसलिए भूमिका बताई कि आपको समझ में आया कि राणा प्रताप की महानता वास्तव में है क्या। जब पूरी दुनिया झुक गई है, आसपास के, यहाँ तक कि सिसोदिया भी झुक गए हैं। सिसोदियों में जो डूंगरपुर का रावल आस्करण था वो झुक चुका था 73 के अंदर, लेकिन राणा प्रताप जो है वो अधीनता मानने को तैयार नहीं है। और राणा प्रताप को इसी काल के दौरान लगभग जो है जब वो शासक बने, तो मैं आप बता देता हूँ शासक कब बने। 68 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ, और महाराणा उदय सिंह जो है वो इस हार को झेल नहीं पाए और बीमार पड़ गए। 4 साल में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। आप 68 से गिने तो साल आ जाएगा 1572। और महाराणा उदय सिंह अपनी एक छोटी रानी, भटियानी रानी के प्रेम में ऐसे अंधे हो गए थे कि उन्होंने अपने 9वें नंबर के पुत्र, जिसका नाम था जगमाल, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। और अपनी जो पटरानी थी जयवंता बाई सोनगरा चौहान, पाली के अखिराज की पुत्री, और उसके लड़के अपने ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप को नहीं बनाया। ये तो सामंत थे चुंडावत वंश के, जिन्होंने राणा प्रताप को कहा कि नहीं यही योग्य है, और जगमाल को उन्होंने बनने नहीं दिया। जिस दिन पिता की मृत्यु हुई गोगुंदा में उदय सिंह की, वहाँ के सामंतों ने तय किया कि महाराणा उदय सिंह का निर्णय गलत। वो अपने 9वें नंबर के पुत्र जगमाल को बना के गए अपनी रानी भटियानी रानी या धीरबाई के मोह में आकर के, परंतु वास्तविकता यह है कि योग्य तो बड़े पुत्र ही हैं, और वो महाराणा प्रताप हैं। उन्हीं को हम शासक बनाएंगे। आप सोचो कैसा माहौल रहा होगा। इधर उदय सिंह की मृत्यु है, रानीवास में रोने की आवाज़ें आ रही हैं, इधर जगमाल कह रहा है कि मुझे बनाया गया है, सामंत कह रहे हैं कि नहीं तुमको नहीं बनाएंगे। तो बड़े एक भीषण माहौल में पिता की मृत्यु वाले दिन 28 फरवरी के आसपास राणा प्रताप का उसी दिन जो है प्रथम राज्याभिषेक हुआ। दूसरा राज्याभिषेक बाद में ठाट बाट से जो है कुमरड़ के किले में हुआ। तो महाराणा प्रताप जब राजा बने 72 में, उनकी स्थिति क्या है आप देखो। चित्तौड़ जा चुका है उदय सिंह के समय 68 में। मेवाड़ का प्रवेश हुआ कहलाने वाला भीलवाड़ा जिले का जो किला है मांडलगढ़, वो मुगलों के पास है। ज़्यादातर जो सेना थी वो 1568 के तीसरे साके में जयमल फत्ता के नेतृत्व में जो है वो समाप्त हो चुकी है। न आर्थिक स्थिति अच्छी है। मेवाड़ बार बार के आक्रमणों से, खानवा से, उससे पहले कुंभा के समय वो मालवा से और जो गुजरात से सैकड़ों वर्षों की लड़ाई से मेवाड़ की सामाजिक स्थिति छिन्न भिन्न सी हो गई है। आर्थिक आधार समाप्त हो गया है। राजनीतिक दृष्टिकोण तो बहुत ही, अगर हम देखें तो बड़ा ही जो है भयावह स्थिति है ना। आसपास के वे सारे लोग जो कभी इनके सहयोगी हुआ करते थे, आज तलवारें ताने अकबर की तरफ से लड़ने के लिए जो आ गए हैं। मुगलों की सेना तो आई गई, राजस्थान के सभी राजपूतों की सेनाएं भी राणा प्रताप के खिलाफ लड़ने के लिए जो है वो तैयार है।
ऐसे में मान सिंह को भेजा गया 73 में, 4 लोगों को भेजा गया। उसका हम फॉर्मूला देखते हैं, वो आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा डिटेल में। JMBT बोलते हैं, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, 4 लोगों को भेजा गया। राणा प्रताप ने अधीनता मानने से मना कर दिया। तो फिर अकबर को ये समझ में आ गया कि एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि राणा प्रताप को तलवार के दम से ही जो है वो समझाया जा सकता है। तो राणा प्रताप को हराने के लिए जो, अब हल्दी घाटी की हम लोग बात करना अब शुरू कर देते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी जो है वो मूलतः आज हमारा विषय है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके कि हल्दी घाटी वाला मामला क्या है। तो हल्दी घाटी जो है आपको समझ में आया होगा, बप्पा रावल और सिंध क्षेत्र से आगे बढ़ने वाले अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों की जो लड़ाई शुरू हुई, जो बाद में खलीफा हुआ अल मामू, उसको मेवाड़ के एक शासक खुमाण ने रोका, और उसकी जो वीरता या विजय है वो इतनी प्रसिद्ध हुई कि मेवाड़ के शासक अपने आप को गर्व से खुमाण कहा करते थे कि हम भी खुमाण हैं। फिर अगर हम आगे देखें तो जो गौरी ने जब आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पे, तो तराइन के दूसरे युद्ध में मेवाड़ का शासक समर सिंह या सामन सिंह, जो पृथ्वीराज चौहान का रिश्तेदार भी लगता था, वो लड़ता हुआ वीर गति को जो है वो प्राप्त हुआ। आप जब भी देखें तो हिंदू धर्म पे या भारत पे जब भी जो है बाहरी आक्रमण हुए, एक चीज़ मैं आपको बड़ी स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने 2-3 बार हिंदू धर्म की बात की, तो कई इतिहासकारों ने इसको इस तरह सिद्ध किया है कि जैसे अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हिंदू धर्म और इस्लाम की लड़ाई है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप उठा करके देखें तो ये हल्दी घाटी एक ऐसा जो है रोचक युद्ध है जिसमें जो मुस्लिम राजा है अकबर, उसका सेनापति हिंदू है, महाराजा मान सिंह उसका सेनापति है, और राणा प्रताप जो कि अगर उनको आप एक हिंदू राजा मानते हो तो उनका सेनापति एक मुसलमान है और उसका नाम है हकीम खां सूरी। तो इसमें ये पता नहीं चल रहा है कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, सेनापति कौन है और जो है राजा कौन है। और दूसरा, इस लड़ाई का महत्व और भी कई कारणों से है, तो मैं आपको धीरे धीरे करके मैं पूरा बताऊंगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी जो है, पहले तो उसकी डेट से स्टार्ट कर लेते हैं, लोकेशन से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये कहाँ पे है। अब आपके आरपीसी में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ऐसा प्रसिद्ध इतिहासकार है जिसने हल्दी घाटी को गोगुंदा में बताया है। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मुझे पूरा जो इतिहास पढ़ाते हुए हल्दी घाटी का ये व्यक्ति बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इस व्यक्ति का नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। वैसे तो आप मौलवी साहब थे, है ना, उनका मेनली उनको हल्दी घाटी लड़ाई में इसलिए भेजा गया था मुस्लिम समाज की जो आवश्यकताएं हैं, धार्मिक आवश्यकताएं हैं उस सेना में, क्योंकि उसमें 50% राजपूत थे और 50% जो थे अकबर के जो मुस्लिम सिपाही थे। और अकबर की तरफ से मेनली सीकरी, जो फतेहपुर सीकरी के वहाँ के चिश्ती शेख जादे, है ना, एक जगह है ना, यूपी में पड़ती है, बारहा के सैयद जो थे वो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, और बारहा के सैयदों को अकबर ने विशेष रूप से इस लड़ाई के लिए भेजा था कि तुम जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं किसी प्रकार राणा प्रताप जो जिंदा नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि हल्दी घाटी का बैकग्राउंड क्या है। पहली बात तो हल्दी घाटी की लड़ाई क्यों हुई, तो यदि हम कर्नल टॉड के चटपटे इतिहास को माने, क्योंकि कर्नल टॉड का इतिहास सबसे ज़्यादा मिर्च मसाले युक्त है, चटपटा इतिहासकार है, उसी ने कहा है कि राणा प्रताप से मिलने जब मानसिंह गया तो राणा प्रताप ने उसका अपमान किया, शाम को भोजन के लिए बुलाया लेकिन भोजन करने से मना कर दिया। मान सिंह ने पूछा भाई क्यों नहीं आए राणा प्रताप भोजन करने के लिए, राजकुमार अमर सिंह को क्यों भेजा गया है। तो राणा प्रताप के लड़के अमर सिंह ने जो भोजन करने के लिए आया था उसने कहा कि साहब राणा प्रताप के पेट में दर्द। तो मान सिंह को ये समझ में आ गया कि राणा प्रताप मेरे कुल को नीचा समझता है, हम कछवाओं को वो सोचता है कि हमने अपनी बेटियों की शादी मुगलों में की है तो हम इस योग्य नहीं है कि महाराणा के साथ बैठ करके भोजन कर सकें, ये मेरे कुल को नीचा समझता है, इसलिए मेरे साथ भोजन करने के लिए नहीं आया, है ना। जबकि वास्तविकता ये नहीं थी, है ना। राणा प्रताप जो थे वो उस समय मेवाड़ के महाराणा थे, शासक थे, जबकि मान सिंह उस समय सिर्फ कुंवर था और आमेर के राजा थे उसके पिता भगवंत दास। एक राजा ही राजा के साथ भोजन करता है और एक कुंवर के साथ या युवराज के साथ युवराज ही भोजन करता है। इसे महाराणा प्रताप ने बिल्कुल ठीक ही किया, उन्होंने मान सिंह के साथ भोजन करने के लिए अपने लड़के कुंवर अमर सिंह को भेज दिया। लेकिन मान सिंह को ये बात बहुत बुरी लग गई, चुप गई, उसको जो कहा कि पिता का दर्द हो रहा है, उसको कुंवर अमर सिंह ने जब कहा तो वो क्रोध में उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं अच्छे से जानता हूँ कौन सा दर्द हो रहा है और मैं इस दर्द की दवा लेकर के शीघ्र ही जो मैं वापस आऊँगा। ठीक है, तो वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था भीम सिंह डोडिया, थोड़ा बदतमीज टाइप का व्यक्ति था वो, है ना। तो उसने उससे कहा कि तू अपने फूफा को भी साथ में ले आना, है ना। हाँ, क्योंकि महाराजा मान सिंह जो थे, मान सिंह की बुआ का नाम था हरका बाई, और हरका बाई की शादी जो है वो 1562 में सांबर नामक स्थान पे बादशाह अकबर के साथ की गई थी। तो इस वजह से अकबर जो है वो रिश्ते में मान सिंह का क्या लगा, फूफा।
तो उसने कहा कि तू अपने फूफा को भी साथ में ले आना, वो भी मेवाड़ का जो पानी देख लेगा। इस तरह के अपमान से मान सिंह बड़ा क्रोधित हुआ और जब अकबर के पास पहुंचा तो अकबर को उसने कहा साहब इस तरह की बात हुई है। तो अकबर ने उसको कहा कि चिंता मत करो, है ना, मैं 2-3 और प्रयास कर लेता हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं हल्दी घाटी या जो भी आगे लड़ाई होगी उसका नेतृत्व मैं तुम्हें ही सौंपूंगा, ये मेरा वादा है मान सिंह, तू अपना बदला ले पाओगे अपमान का। और ऐसा हुआ भी। जब वो मान सिंह के बाद भगवंत दास और टोडरमल भी बातचीत में असफल हो गए तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है इसकी रूपरेखा आपके इसी अजमेर में बनी है ना। हाँ, अजमेर के अंदर अकबर का किला है, आप जानते हो पूरे राजस्थान में एकमात्र किला है जो फारसी या मुस्लिम शैली में पूर्णतः बना हुआ है। पूर्णतः फारसी स्थापत्य का एक ही किला है और वो अजमेर का किला है, जिसको बाद में अंग्रेजों ने शस्त्रागार के कारण मैगजीन कह दिया, लेकिन अकबर के समय उसको दौलत खाना या अकबर का किला कहा जाता था। तो इसी किले के अंदर बीच में दीवाने खास बना हुआ है, वहीं बैठ करके अकबर ने और मान सिंह ने इस पूरी लड़ाई की रूपरेखा जो उन्होंने जो है तय की। तो पूछा जाता है कई बार कि हल्दी घाटी की रूपरेखा जो है वो कहाँ पर तय हुई, तो राजस्थान में अजमेर में अकबर के किले के दीवाने खास में इन्होंने जो है रूपरेखा तय की। उसमें तय किया गया कि मान सिंह सेनापति होगा और आसफ खां द्वितीय सेनापति होगा और सैयद हाशिम बारहा के नेतृत्व में बारहा के वीर सैयद भी भेजे जाएंगे। आधी सेना कछवाहों की होगी, आधी सेना मुस्लिम सेना होगी, और इस प्रकार पूरी रूपरेखा तैयार करके, है ना, अकबर ने इनको जो है यहाँ से रवाना किया। तो महाराजा मान सिंह जो थे उन्होंने अकबर से एक बात कही कि साहब राणा प्रताप मुझे लगता नहीं है मैदान में उतर कर आएगा। राणा प्रताप जो है वो पहाड़ियों में, घाटियों में, क्योंकि मेवाड़ में पहाड़ियाँ हैं, है ना, घाटियाँ हैं, और मुस्लिम सेना जो थी उनकी या मुगल सेना जो थी या जयपुर की सेना जो थी, आमिर कह दो आप, जयपुर तो था नहीं उस समय, तो वो तोपों के साथ लड़ने के आदी थे मैदानों में, और पहाड़ियों में तोपें ले जाई नहीं जा सकती, तो तोपें बिल्कुल व्यर्थ थी उस मैदान में। तो पहाड़ियों में लड़ने की मुगलों के पास ट्रेनिंग नहीं थी। तो मान सिंह ने कहा साहब मैं डायरेक्ट नहीं जाता हूँ लड़ाई के लिए, मैं क्या करता हूँ, पहले मांडलगढ़ का किला अपने पास है, मांडलगढ़ में ले जाके इनको मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग दूंगा 1-1.5 महीने, ताकि ये मुगल सेना पहाड़ियों में लड़ने की जब अभ्यस्त हो जाएगी तो फिर हम लोग उसके बाद जो आगे आएंगे। एक बड़ी रोचक कथा इसमें आती है कि महाराणा प्रताप के जो भील साथी थे, अब आप थोड़ा भीलों के बारे में भी जान लें आप लोग। हुआ ये कि जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ 1568 में, तो महाराणा उदय सिंह जो थे, है ना, वो इस चीज को जो है समझ गए कि चित्तौड़ के किले में रह करके लड़ना जो है वो मूर्खता है। ठीक है, तो जोधपुर की स्थापना हम लोग देख लेते हैं। तो जोधपुर की स्थापना जो होती है वो होती है 1459। इसके ठीक 100 साल बाद हम लोग जो देखते हैं वो देख लेते हैं उदयपुर की स्थापना 1559। ठीक है, तो 1559 के आसपास महाराणा उदय सिंह ने एक ऐसा क्षेत्र जो उनका थोड़ा सा दक्षिणी क्षेत्र पड़ता था, है ना, गिरवा की पहाड़ियां हैं जहाँ पे, तो वहां पे उन्होंने देखा कि भीलों की खूब सारी बस्तियां बसी हुई है, और वहां एक झील उनको बड़ी पसंद आई, पिछोला, बड़ा उबड़ खाबड़ सा क्षेत्र था, वहां तोपों को लेकर के पहुंचना ही बड़ा कठिन था, दुर्गम इलाका था। तो महाराणा उदय सिंह ने वहां पे एक शहर बसाया उदयपुर। तो आपको याद हो जाएगा जोधपुर की स्थापना या मेहरानगढ़ की स्थापना यानी 1459 के ठीक 100 साल बाद उदयपुर की स्थापना हुई है, तो दोनों शहरों की स्थापना एक साथ याद हो सकती है। महाराणा उदय सिंह ने देखा कि वहां भील बस्तियां खूब सारी हैं, तो उन्होंने भीलों को अपना मित्र बनाया, उनको ऊंची ऊंची जागीरें अपने अंदर दी, और राणा प्रताप जो कि इनका उदय सिंह का सबसे बड़ा बेटा था, उससे वैसे ये कम प्रेम करते थे, क्योंकि महाराणा उदय सिंह की जो सबसे बड़ी पत्नी थी जयवंता बाई, जिसके राणा प्रताप पुत्र थे, इस जयवंता बाई के लड़के प्रताप से उनका मोह कम था। और उनकी एक छोटी रानी थी जो जैसलमेर के भाटी वंश की थी, धीर बाई, उसको इतिहास में भटियानी रानी कहा गया है, उस धीर बाई से उनको ज़्यादा प्रेम था। तो इन्होंने अपनी पटरानी जयवंता बाई को और राणा प्रताप को हमेशा अपने मुख्य महल से थोड़ा सा दूर ही रखा। राणा प्रताप का पालन पोषण जो है वो ज़्यादा, मतलब अगर ये कहूँ मैं राणा प्रताप के, राणा प्रताप महलों का पुत्र नहीं था, वो पहाड़ियों और जंगलों का पुत्र था, तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि राणा प्रताप महल के अंदर पिंजरे में तोतों से खेल के बड़ा नहीं हुआ, बल्कि वो बघेरों और भालुओं के साथ खेल के बड़ा हुआ, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर मैं ये कहूँ कि राणा प्रताप जो है महल के सुरक्षित स्नानागारों में स्नान नहीं करता था, बल्कि वो पहाड़ी झरनों में स्नान करने वाला जो है व्यक्ति था, तो अरावली की पहाड़ियों ने एक राष्ट्र निर्माता का निर्माण जो है पहले ही कर दिया था। और राणा प्रताप जंगलों में ज़्यादा रहते थे, और वो भील बस्तियां बसाने में बड़े जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान दिया। तो भील लोग छोटे बच्चे को बोलते हैं कीका, इसलिए राणा प्रताप को भीलों ने कहना शुरू कर दिया राणा कीका। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, किसको जो है राणा कीका कहा गया है इतिहास में, तो कौन है, राणा प्रताप है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो बदायूनी है जो इस युद्ध में उपस्थित था, अकबर का प्रसिद्ध इतिहास था जिसने आंखों देखा वर्णन अपनी किताब में लिखा है मुंतखाब उत तवारीख, बदायूनी भी राणा प्रताप को राणा प्रताप नहीं लिखता है अपनी किताब में, राणा कीका लिखता है। वो कहता है राणा कीका ने ऐसा किया, राणा कीका सेना लेकर के आया, तो राणा कीका ने, ये भी प्रश्न आपके जो बन सकता है। तो भील जो थे उनको ये राजकुमार बड़ा भागया,
राणा प्रताप का एक तो बड़ा तेजस्वी तो ओजस्वी व्यक्तित्व और बड़ा मृदुल उनका बोलने का स्वभाव। भील युवा जो है राणा प्रताप के लिए मरने मारने जान देने को तैयार हो गए युवक, है ना। और ये जो मित्रता है, भगवान को शायद पहले से पता था कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अकबर सब कुछ तोड़ सका। अकबर ने राजस्थान के सभी सहयोगियों को तोड़ लिया मेवाड़ के खिलाफ। अकबर ने यहां तक भी आता है कि राणा प्रताप का छोटा भाई था शक्ति सिंह, वो भी नाराज होकर अकबर की सेवा में चला गया था। मेवाड़ के कई राजपूत शासक, कई सामंत, है ना, वो राणा प्रताप का साथ नहीं दे पाए, लेकिन एक चीज को अकबर नहीं तोड़ सका, और वो था दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भीलों के सुरक्षा चक्र में बैठे हुए महाराणा प्रताप को अकबर उस सुरक्षा चक्र को अपने इतना जिंदगी प्रयासों के बावजूद भी नहीं तोड़ सका। तो ये राजपूत तो थे ही लड़ने के लिए, लेकिन ज्यादा श्रेय जो हम भीलों को भी देंगे राणा प्रताप की सफलता का। और हम लोग जब हल्दीघाटी युद्ध की बात करते हैं, एक बार आरपीएससी एग्जाम पूछा गया है कि राणा पूंजा कौन थे, तो राणा प्रताप का प्रिय मित्र और भीलों का राजा, है ना। मेवाड़ में परंपरा है कि ऊंदरा गांव का जो भील राजा सरदार होता है वही मेवाड़ महाराणा का तिलक करता है। तो ये जो है राणा पूंजा जो थे भीलों के सरदार थे, और हल्दी घाटी में पीछा वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं चंदावल। चंदावल का नेतृत्व वो कर रहे थे। राणा प्रताप की सफलता में भीलों का उतना ही योगदान है जितना राजपूत योद्धाओं का है। तो हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं इसको। तो भीलों से मित्रता राणा प्रताप की जो है वो रही। और हल्दी घाटी युद्ध की हम अगर बात करना शुरू करें, मुख्य विषय पर अगर हम लोग आ जाएं, तो हल्दी घाटी को लेकर के बड़ा विवाद है। इसलिए विवाद है, मेन कारण क्या आप उसको समझने का प्रयास करें। इस युद्ध में अबुल फजल उपस्थित नहीं था। अकबर का प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल हल्दी घाटी में नहीं था। अबुल फजल ने अकबरनामा या आईने अकबरी किताब लिखी है। उस किताब में वो ये कहता है कि ये लड़ाई खमनौर के गांव में हुई। राजसमंद जिले में नाथद्वारा से लगभग 13 किलोमीटर दूर खमनौर गांव है, और उससे लगभग 4 किलोमीटर आगे एक पीली मिट्टी का लगभग 3 मील लंबा क्षेत्र है, और पीली मिट्टी के कारण उसको क्या कहते हैं, हल्दी घाटी। ठीक है, तो खमनौर की लड़ाई या खमनौर गांव में हल्दी घाटी को बताता है अबुल फजल, जो युद्ध में उपस्थित नहीं था। राजस्थान के जितने भी जो टॉप मोस्ट इतिहासकार हैं, जैसे ओझा हुए, है ना, हाँ, उसके अलावा श्यामल दास जी हुए, सभी लोगों ने हल्दी घाटी को खमनौर में बताया है। लेकिन एक व्यक्ति, वह इतिहासकार जो उस दिन युद्ध के मैदान में उपस्थित था, उसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। और बदायूनी ये कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध नहीं कहता वो उसको कहता है गोगुंदा का युद्ध, है ना। तो अब्दुल कादिर बदायूनी जो था, बदायूनी जो आंखों देखा हाल इसका लिख रहा है, और वो इसको कहाँ का युद्ध बताता है, गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध जब उसने बताया तो इसको लेकर के इतिहासकारों में बड़ी हलचल हुई कि लड़ाई वास्तव में कहाँ हुई। तो आधुनिक स्रोतों से मुगल इतिहासकार अबुल फजल स्वयं कह रहा है, राजस्थान के टॉप में सभी इतिहासकार बता रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ये कहाँ हुई। उस गांव का नाम राजसमंद जिले में पड़ता है, खमनौर। तो खमनौर गांव में ये जो है ये लड़ाई हुई। तो मुझे लगता है ये बदायूनी जो था, इसकी उल्टी सीधी हरकतों के कारण वहाँ के किसी व्यक्ति ने इसको जरूर गलत बता दिया होगा, क्योंकि इस युद्ध के समाप्त होने के बाद अभी पता नहीं इंसान है या नहीं है, क्योंकि इंसान जो होता है वो तो ऐसे कृत्य करता नहीं है। इसने मरे हुए जो राणा प्रताप के सिपाही थे उनके खून से अपनी दाढ़ी को रंगा बदायूनी ने। इसको या तो लगा होगा कि आजकल कलर काफ़ी महंगा हो गया है ना, तो अपन जो है खून से रंग लेते हैं, तो अपने को लॉरियल और है ना कौन कौन से कलर आता है वो, है ना, हाँ, तो गार्नियर वगैरह वो नहीं खरीदनी पड़ेगी, बोतल अपनी एक बचेगी। तो इसके ऐसे कृत्यों को देखते हुए मुझे लगता है इसने मेवाड़ के किसी व्यक्ति से पूछा होगा कि भाई ये लड़ाई हो रही है ये कौन सी जगह है। तो किसी ने उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए कह दिया होगा कि भाई जी ये तो गोगुंदा है ना, हाँ, पर वो वास्तव में गोगुंदा नहीं था। वो कौन सा गाँव था, खमनौर। हल्दी घाटी की लोकेशन की जहाँ तक बात है, अब सभी इतिहासकार पूर्ण रूप से एकमत हैं कि हल्दी घाटी की लड़ाई राजसमंद जिले के खमनौर गांव में हुई, और वहाँ 3 मील लंबा जो एक एरिया है, जो घाटी है, जिसको पीली मिट्टी कारण हल्दी घाटी कहा जाता है। एक तो ये क्लियर हो गई बात बिल्कुल। दूसरी बात, ये कब हुई इसको लेकर के भी बड़ा विवाद है। कई इतिहासकारों ने इसकी तारीख जो है वो 21 जून मान ली है, जो कि भी वर्तमान में अमान्य है, इसको नहीं माना जाता है। अगर हम लोग जो है जो भी टॉप मोस्ट इतिहासकार हैं उनको किसी को भी देखें तो सभी ने हल्दी घाटी की डेट अभी स्वीकार कर ली, और वो है 18 जून, है ना, 1576, है ना, 1576 को जो है युद्ध हुआ। आप सोच सकते हो जून के महीने में क्या हालत हो जाएगी मेवाड़ की पहाड़ियों में। अब्दुल कादिर बदायूनी की जो किताब है मुंतखब तवारीख, उसका मैं आपको वर्णन बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन है। आज आपको हल्दी घाटी के बारे में इतना डिटेल में सुनने को मिलेगा, क्योंकि जो है कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है हल्दी घाटी की डिटेल, है ना। जो लोग इस वीडियो के माध्यम से भी हमको देखेंगे उनको भी पहली बार पता चलेगा वास्तव में हल्दी घाटी बचपन से सुन रहे हैं, हुआ क्या था हल्दी घाटी में वास्तव में, है ना। तो अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी जो उस किताब में लिखता है कि गर्मी का यह आलम था
कि मगज के अंदर का जो है खोपड़ी के अंदर जो मगज है वो उबल रहा था, ठीक है। और ऐसी भयंकर गर्मी के मुगल जो थे वो अभ्यस्त नहीं थे। राणा प्रताप और भील तो नंगे पांव आए थे लड़ने के लिए। उन तपती हुई चट्टानों में भील जो थे वो खाली एक धोती पहने हुए, भाई राणा प्रताप के सिपाहियों के पास तो पहनने के लिए कवच भी था, ढालें भी थी, लेकिन भील तो नंगे बदन आए थे लड़ने के लिए, हाथों में जो है तीर बाण लिए हुए। तो वीर कौन ज्यादा हुआ? राणा प्रताप। हाँ, तो भीलों की वीरता को जो है नमन किया ही नहीं गया है इतिहास के अंदर, है ना। वो कहते हैं ना अनसंग हीरोज, है ना, नींव की ईंट जिसको कहा जाता है, तो बेचारे नींव की ईंट ही बने रह गए जो भील लोग थे। तो 18 जून 1576 की डेट अभी लगभग जो है सभी इतिहासकारों ने तय कर ली है, और ये कहाँ हुआ? खमनौर में। इसकी बात को लेकर के अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहली चीज तो ये है ना। हाँ, दूसरा, हल्दी घाटी की लड़ाई से पहले क्या स्थिति थी? तो मांडलगढ़ के किले में मान सिंह ने अपनी सेना को पहाड़ों में लड़ने का, क्योंकि मुगल सेना तो ग्राउंड में लड़ती थी, तोपों से लड़ती थी, तोपें वहां लाई नहीं जा सकती थी, ठीक है। तो और पहाड़ियों में चढ़ना, और पहाड़ियों में भील इतने खूंखार थे कि उनके तीरों के आगे जहर लगा रहता था। तीर से व्यक्ति नहीं मरता था, पर वो जहर सीधा ब्लड में आता था, तो उससे व्यक्ति तो है 10 मिनट के अंदर अंदर जो है प्राण उसके पखेरु उड़ जाते थे। तो भीलों के तीरों पे लगे हुए जहर का इतना खौफ था कि इस हल्दी घाटी युद्ध के बाद मान सिंह ने सिपाहियों से कहा भी चलो अपन पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी सिपाहियों ने कहा कि हम तो जाने को तैयार नहीं है, हम भीलों के तीर से मरने को तैयार नहीं है। किसी ने भी पीछा नहीं किया। राणा प्रताप से ज्यादा भय भीलों के तीरों का था इस युद्ध के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं स्थिति वास्तव में क्या हुआ। मान सिंह जो है वो मांडलगढ़ के किले में ट्रेनिंग देने के बाद वहां से आगे बढ़ता हुआ एक गांव है, उस गांव का नाम है मौलेला। मौलेला गांव में जो है वो पहुंचा, और राणा प्रताप भी अपनी राजधानी कुंभलगढ़ से उतरकर गोगुंदा है, और गोगुंदा से एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है लोह सिंह, है ना। हाँ, राणा प्रताप किसके बने हुए थे? लोहे के। इसलिए अगर हम देखते हैं राणा प्रताप किस गांव में ठहरे, तो उस गांव का नाम क्या है? लोह सिंह। अब लोह सिंह को कई ने लोह सिंह भी कर दिया है, पर एक सिपाही के नाम पे इस गांव का नाम लोह सिंह ही था। और मौलेला जो है तो लोहे के बने हुए राणा प्रताप ऐसे याद कर लो, और मिट्टी का बना हुआ है मान सिंह, क्योंकि मौलेला गांव जो कि राजसमंद जिले में पड़ता है वो मिट्टी के बर्तनों के लिए, मिट्टी की कलाकृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है मौलेला गांव। तो उसी गांव में जो है इसका ठहरने का जो है कार्य था। एक तरह से मान लेते हैं दोनों जो थे सेनाएं आगे बढ़ी। 18 जून 1576 को दोनों सेनाएं आकर के इस तरह से है हल्दी घाटी, मान लेते हैं हम ये घाटी है, इधर पहाड़ियां हैं पूरी दोनों तरफ, और एक घाटी वाला एरिया, और आगे जाकर एक खुला मैदान जैसा सा है जिसको आज रक्त तलाई कहते हैं, वो खुला ग्राउंड जैसा सा है। तो राणा प्रताप ने अपने सिपाहियों से, योद्धाओं से पूछा कि घाटी में लड़ना है या मैदान में लड़ना है। तो ग्वालियर का एक शासक जिसका नाम था राम सिंह तंवर, हल्दी घाटी में अगर सबसे ज्यादा बलिदान किसी व्यक्ति ने दिया है तो वो ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर, उसको राम शाह भी कहा गया है इतिहास के अंदर। राम सिंह तंवर ने उसके 300 परिवार के सदस्यों के साथ वो वीर गति को प्राप्त था, जिसमें उसके तीनों बेटे शामिल हैं, और बड़े बेटे शालिवाहन ने तो ऐसी भयानक वीरता दिखाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है कि मैंने राम सिंह तंवर जैसा योद्धा अभी तक जो इतिहास में लड़ते हुए कभी किसी युद्ध के मैदान में नहीं देखा, ऐसा भयानक युद्ध। तो राम सिंह तंवर ने युद्ध से पहले राणा प्रताप से कहा था कि मुगल सेना आपसे ज्यादा है, इसमें क्या संख्या थी उसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद है इतिहास में। जैसे हम मेवाड़ की ख्यातों की बात करें तो वो तो बताती है कि मान सिंह के पास 80,000 सेना थी, राणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सेना थी, यानी 4 गुना बताती है, ठीक है। तो राजस्थान के कई इतिहासकारों को देखें, है ना, तो वो लोग, कोई कहता है कि इनके पास 9,000 थी, उनके पास 40,000 थी मुगलों के पास, लेकिन अब्दुल कादिर बदायूनी को कई इतिहासकार सही मानते हैं क्योंकि वो स्वयं उपस्थित था उस दिन। तो अब्दुल कादिर बदायूनी कहता है कि राणा प्रताप के पास 3,000 सेना थी। और ये ध्यान रखना, अब्दुल कादिर बदायूनी राणा प्रताप नहीं कहता है, राणा कीका कहता है। वो अपनी किताब मुंतखब तवारीख में वो कीका शब्द का प्रयोग करता है राणा जी के लिए। और मान सिंह के पास ये बताता है कि लगभग 5,000 के पास जो सेना थी। तो मान सिंह की सेना निश्चित रूप से जो है ज़्यादा थी, लेकिन राणा प्रताप के पास होम ग्राउंड का एडवांटेज था। क्रिकेट में होता है ना होम ग्राउंड, होम पिच पे खेलने का जो एडवांटेज राणा प्रताप के पास में था। तो ये युद्ध के लिए जब ये सेना इकट्ठी हुई, आज जहाँ हल्दी घाटी है उसको गोपीनाथ शर्मा ने कहा है बादशाही बाग, बाद में मुगलों ने वहाँ कोई बाग लगाया होगा, तो बादशाही बाग नामक जो जगह है जो खमनौर के बिल्कुल पास में पड़ती है, वहीं एग्जैक्ट हल्दी घाटी की जो है लड़ाई शुरू हुई, है ना। और उससे लगभग 4-5 कोस की दूरी पर ही बनास नदी पड़ती है। अगर मैं अब्दुल कादिर बदायूनी के शब्दों में आपको बताऊं कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, मुंतखब तवारीख से मैं बताऊं कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, तो आपको सुन के बड़ा जो इंटरेस्टिंग लगेगा इसका वर्णन। ये कहता है कि मान सिंह सेना लेकर के मौलेला गांव से आगे बढ़ा,
राणा प्रताप भी लोसिंग गांव से सेना लेकर के जो आगे बढ़े और दोनों सेनाएं आगे आ गए। और इस घाटी के अंदर राणा कीका की सेनाएं थी, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। तो राणा प्रताप की सेनाएं चूंकि पहाड़ी के पास में थी और पहाड़ी के अंदर पेड़ों के अंदर झुरमुट में भील हो सकते थे और भीलों के तीरों से मुगल वैसे ही बहुत डरते थे, तो मान सिंह सेना को ज़्यादा होते हुए भी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अच्छा, तोपों का कोई इस युद्ध में महत्व ही नहीं रह गया था। गुहिल लड़ते थे घोड़ों के ऊपर भालों से। गुहिल या सिसोदियों का मेन लड़ने का स्टाइल था। आपने राणा प्रताप की भी फोटोज भी देखी होगी, तो हाथ में भाला लिए हुए चेतक पे राणा प्रताप को आपने जो नॉर्मली देखा होगा, तो वो भालों से लड़ा करते थे। और कछवाहे थे वो मुख्यतः तलवारबाज हुआ करते थे। तो तलवार वाली सेना को अकबर ने भेजा भालों के खिलाफ, क्योंकि तोपें जो इतनी कारगर नहीं थी। हाँ, बंदूकें जरूर थी, बंदूकों ने राणा प्रताप की सेना को नुकसान पहुंचाया, पर बंदूकें उधर भी काफ़ी थी, इधर भी काफ़ी थी। तो आग्नेयास्त्रों में दोनों सेनाएं लगभग बराबर थी। लगभग आधे घंटे तक दोनों सेनाएं, प्रातःकाल का युद्ध माना गया है ये, है ना, लगभग 8-9 बजे के आसपास ये लड़ाई की शुरुआत होती है। मान सिंह आधे घंटे तक सेना लेकर के खड़ा रहा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पहाड़ियों के पास स्थित राणा प्रताप की सेना पर आक्रमण कर सके। तो फिर राणा प्रताप जो क्रोध में उबल रहे थे अपनी शत्रु सेना को अपनी मातृभूमि पर खड़ा हुआ देख करके, उन्होंने अचानक से कहा, हर हर महादेव। आपको वैसे पता होना चाहिए, मेवाड़ का जो राजवंश है वो भगवान शंकर का भक्त है, क्योंकि बप्पा रावल को ये जो राज्य मिला ये हारित ऋषि की कृपा से मिला, जो कि एक शैव थे, शिव के भक्त थे। तो हर हर महादेव का जो है वो गुंजार हुआ। मान सिंह कुछ समझ पाता। इससे पहले तो राणा प्रताप की सेना, अब आपको थोड़े से कुछ टेक्निकल शब्दों के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये मान सिंह की सेना है, जो आगे वाला भाग होता है उसको हरावल कहते हैं, पीछे वाला भाग होता है उसको चंदावल कहा जाता है, बीच वाले भाग को मेवाड़ की भाषा में ढोलान बोलते हैं। ये मान लेते हैं कि हम राणा प्रताप की सेना है। तो इसमें कौन कौन व्यक्ति जो थे और कहाँ पे थे? राणा प्रताप के सेनापति जो थे वो थे हकीम खां सूरी। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हकीम खां सूरी तो मुस्लिम है, तो राणा जंग की तरफ क्या कर रहा है। वास्तविकता ये है कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो थे, अफगान और पठान, वो मुगलों को विदेशी मानते थे। बाबर जब यहाँ आया था तो बाबर ने सबसे पहले यहाँ एक इस्लामिक राज्य को खत्म किया था, और वो इब्राहिम लोदी का राज्य था। इब्राहिम लोदी का लड़का महमूद लोदी खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की तरफ से लड़ा था। इब्राहिम लोदी के रिश्तेदारों में से एक है ना हसन खां मेवाती, राणा सांगा का सेनापति था खानवा के मैदान में। तो भारतीय मुसलमान बाबर वगैरह को तुर्क मुसलमानों को विदेशी मानते थे, और यहाँ के राजाओं के साथ उन्होंने मातृभूमि के राजाओं के साथ लड़ना जो है पसंद किया। और वही चीज़ हल्दीघाटी के मैदान में भी हुई। राणा प्रताप की हरावल या अग्रिम पंक्ति का जो नेतृत्व कर रहे थे और मुख्य सेनापति थे, उनका नाम था हकीम खां सूरी। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो कहते हैं सर हकीम खां सूरी हसन खां मेवाती थोड़ा मिक्स सा लगता है, तो कैसे याद करें। तो भाई याद कर लो, जो हकीम होता है वो दूध में क्या डाल के पीने के लिए बोलता है? हल्दी। तो हल्दी घाटी के अंदर सेनापति कौन होगा? हकीम खां सूरी। और पीछे बच गया हसन खां मेवाती, तो वो राणा सांगा का सेनापति था। किस मैदान में? खानवा के मैदान में। तो हम लोग इसको अगर देखें तो इसमें हरावल का नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां सूरी अपने पठानों के साथ। राणा प्रताप की सेना का जो चंदावल, पीछे पहाड़ियां मान लेते हैं, पीछे पहाड़ियों का क्षेत्र था, वहां पे थे राणा पूंजा, जो कि भीलों के राजा थे और जिनको राणा प्रताप ने राणा की उपाधि दे रखी थी। तो भील पीछे चंदावल का नेतृत्व कर रहे थे। ये पूछा जा चुका है आरपीसी एग्जाम्स में, चंदावल का नेतृत्व कौन कर रहा था, भीलों का कौन सा शासक था जो इस युद्ध में राणा प्रताप का सहयोग कर रहा था, तो वो कौन था? राणा पूंजा। ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सेनापति हैं, पहले हम मुगलों को देख लेते हैं। तो प्रमुख सेनापति अकबर की सेना में जो थे वो कौन थे? मान सिंह। सेकंड नंबर पे अगर हम अकबर की सेना में देखें तो सेकंड नंबर पे सेनापति का नाम था आसफ खां। आसफ खां के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जब अकबर ने 1568 में चित्तौड़ किले को जीता था जयमल फत्ता को हरा करके, उदय सिंह को हरा करके, उस समय अकबर ने चित्तौड़ का किलेदार बना दिया था आसफ खां को। तो आसफ खां सेकंड सेनापति था। लेकिन चुने हुए, मैंने आपको बताया 12 के जो सैयद होते थे उनको बड़ा बहादुर माना जाता था। तो सैयद हाशिम खां के नेतृत्व में 12 के जो सैयद थे हाशिम खां के नेतृत्व में, वो लोग इधर राइट साइड, ये अगर सेनापति माने तो सेनापति की इधर राइट साइड में दाहिनी जो पंक्ति है उसका नेतृत्व 12 के सैयद कर रहे थे। और इस तरफ है ना कछवाओं का जो एक शासक था या भाई मान ले मान सिंह, उसका नाम था लूणकरण। ये पूछा गया एग्जाम में, है ना। लूणकरण के अलावा एक मुल्ला जी थे, उनका नाम था काजी खां। वो इसके अलावा इसका मान सिंह का एक रिश्तेदार था जिसका नाम था खंगार। वो इसका एक रिश्तेदार था माधो सिंह। ये सारे के सारे जो थे ये वाम पक्ष का जो नेतृत्व कर रहे थे और दाहिने पक्ष का कर रहे थे 12 के सैयद हाशिम खां के नेतृत्व में।
है ना। और भी काफ़ी इसके अंदर जो आता है, सैयद राजू आता है, सैयद अहमद खां आता है ना, इब्राहिम चिश्ती आता है, सीकरी फतेहपुर सीकरी के शेख जादे थे, उनके भी 4-5 के नाम है। मैं नोट्स में आपको पूरा डिटेल में अवेलेबल करा दूंगा, या उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो लगभग 10-15 मिला करके जो मुख्य सेनापति है मान सिंह की सेना में। राणा प्रताप की अगर बात कर लें, ज़्यादा प्रश्न चूंकि आपके राणा प्रताप से आए हैं, तो इनके सेनापतियों को भी आपको तो ध्यान से सुनना चाहिए। पहला राणा प्रताप का मेन सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी, जो कि अफगान या पठान था, और वो हरावल का मुख्य सेनापति का कार्य जो है वो कर रहे थे। देखो, राणा प्रताप का विश्वास है कि वो एक मुस्लिम शासक के खिलाफ सेनापति मुस्लिम को बनाता है। ये बात ये सिद्ध करती है, कई लोग इतिहासकारों ने, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आर.एस. मेंस की बात की जाए तो आर.एस. मेंस पे एक प्रकार का प्रश्न उठता है कि अकबर जो था वो भारत को एक केंद्रीयकरण कर रहा था, एक संघात्मक राज्य में बदल रहा था, और राणा प्रताप उसमें रोड़ा अटका रहे थे। ऐसा आरोप राणा प्रताप पे लगाया गया है कि अकबर जो था पूरे भारत को, एक देश को संगठित कर रहा था, और राणा प्रताप उसमें रोड़ा अटका रहे। तो मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, आपको कई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लो कि आप कहीं रहते हो, आप एक कॉलोनी में रहते हो, और एक दूसरी कॉलोनी का कोई व्यक्ति आकर के आपके घर पे आक्रमण करके उस पर कब्जा कर ले, है ना, और आपकी कॉलोनी के कई लोग उसकी सहायता करें। आप शांत हो, आपने किसी पे आक्रमण नहीं किया, आप अपने राज्य में राज कर रहे हो, आप किसी दूसरे के राज्य को, धन को, स्त्रियों को, आप उसको हस्तगत नहीं करना चाहते, आप शांति से जीना चाहते हो और अगला भी शांति से जिए। लेकिन अगर अगला व्यक्ति आपके राज्य पे आक्रमण करेगा, आपके राज्य की महिलाओं को उठा के ले जाएगा, दासी बना देगा, उन पर अत्याचार करेगा, बच्चों को दास बना देगा, पुरुषों को कत्ल कर देगा, तब आप क्या हथियार नहीं उठाओगे? है ना। राणा प्रताप के पास जब 4 लोगों को भेजा गया प्रतिनिधि बना करके, अकबर ने, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, राणा प्रताप ने एक ही बात कही, मैं अपने पूर्वजों की कुल परंपरा को दाग नहीं लगा सकता, मैं स्वयं आकर के दरबार में शीश नहीं झुकाऊंगा, और बेटी की शादी नहीं करूंगा। मेरी ये 2 शर्तें अकबर मान ले, है ना, तो मैं मित्रता के लिए तैयार हूं। ठीक है। लेकिन अकबर की जिद थी कि राणा प्रताप आए और उसके दरबार में आकर के शीश झुकाए। तो राणा प्रताप, वो अकबर भूल गया था कि अकबर का जो दादा था बाबर, और राणा प्रताप के जो दादा थे राणा सांगा, उनमें बराबर की लड़ाई हुई थी। और बाबर अपने पुस्तक में, तुजू के बाबरी या बाबरनामा में लिखता है कि पूरे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है संग्राम सिंह प्रथम। ठीक है। तो राणा सांगा का वंशज, है ना, काल भोज, बप्पा रावल का वंशज, खुमान का वंशज, कुंभा का वंशज, जो है वो अपने कुल परंपरा को बट्टा लगाते हुए किसी के दरबार में जाके शीश झुकाए और अपनी पुत्रियों का विवाह करे। तो ये राणा प्रताप को स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने कभी अकबर पर आक्रमण नहीं किया। अकबर ही जो है अपनी सेना लेकर के उनके राज्य पर आक्रमण के लिए आया। और शायद मुझे लगता है आज हम लोगों में से किसी के घर पर आक्रमण हो जाए तो हम भी अपने घर की रक्षा के लिए हथियार उठा ही लेंगे, है ना, अधीनता स्वीकार शायद नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ऐसा करना ठीक है, मैं आपके घर पे आक्रमण कर देता हूँ, कब्जा कर लेता हूँ आपके घर पे, आपको जूते मार के निकाल देता हूँ घर से बाहर, है ना, हाँ, फिर आप कहो कि हाँ साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं ठीक हूँ तो फिर अकबर भी ठीक है ना, हाँ। और अगर आप मेरा वापस से विरोध करते हो तो फिर आप राणा प्रताप के पक्ष में हो, है ना। तो ये सिंपल सी मानवीय बुद्धि की बात है। एक राजा अकारण दूसरे राजा पे आक्रमण कर रहा है और उसकी प्रजा को परेशान कर रहा है, उसको अधीनता स्वीकार करवा रहा है, तो हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी हिंदू, भाई कहा भी तो गया ना भारत में, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है। तो राणा प्रताप कैसे अधीनता स्वीकार कर लेते? तो अधीनता स्वीकार करने को वो तैयार नहीं हुए। वो अपनी कुल परंपरा को, स्वतंत्रता की देवी का उपासक महाराणा प्रताप अगर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, तो मैं कहूँ आज भी वो विश्व में जहाँ कहीं स्वतंत्रता की लड़ाई होगी तो वो सदैव जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के एक अजस्र प्रेरणा स्रोत राणा प्रताप हमेशा बने रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने हथियार उठाया। तो ये कहना कि वो अकबर की संघात्मक व्यवस्था या केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में एक रोड़ा बन रहे थे, बिल्कुल गलत है। ठीक है। अगर अकबर ये मान लेता कि आप जो है पुत्री के विवाह की जिद ना रखो और शीश झुकाने की जिद ना रखो, तो मैं बराबर की मित्रता के लिए तैयार हूँ, ठीक है, तब फिर वो उसके लिए अकबर तैयार नहीं था। इसलिए हल्दी घाटी का अवश्यंभावी चीज थी और वो हुई। युद्ध की शुरुआत में मैंने बताया आपको, राणा प्रताप के जो हरावल के नेतृत्व करता थे वो थे हकीम खां सूरी, राइट साइड में। अब राणा प्रताप की सेना में राणा प्रताप के बड़े विश्वस्त लोग शामिल थे। हाँ, एक बात बताना आपको जरा, यहाँ थोड़ा सा अपरिहार्य है, इस लड़ाई में राजकुमार अमर सिंह नहीं थे, क्योंकि महाराणा प्रताप मरने मारने की इच्छा से उतरे थे। तो मुगलों को भी पता नहीं था, आपको पता होना चाहिए, हल्दी घाटी यानी कि खमनौर गांव से मात्र 3 या 4 मील की दूरी पे एक जो है पहाड़ी पड़ती है, उस पहाड़ी का नाम है पोला मगरा। उस पोला मगरा पहाड़ी में लगभग कई किलोमीटर लंबी एक गुफा है जो पहाड़ी के आर पार जाती है। उस गुफा को इतिहास में मायरा की गुफा, मायरा की धुनी जो है वो कहा गया है। राणा प्रताप ने इस हल्दी घाटी की लड़ाई से पहले वो जो मायरा की गुफा, उसको लाभ की, कई लोगों ने लाभ की पहाड़ियाँ कहा है, उस मायरा की गुफा में राजकुमार अमर सिंह के नेतृत्व में सारा जो अपना खजाना था वो,
और अपने हथियार को उन्होंने सुरक्षित कर दिया था कि अगर राणा प्रताप वीर गति को भी प्राप्त हो जाए तो अमर सिंह के नेतृत्व में युद्ध जो है चलता रहे और उनको न खजाने की कमी हो और न उनको शस्त्रों की कमी हो। इस युद्ध में राणा प्रताप का जो वित्त मंत्री कहते थे एक तरह से भामाशाह उपस्थित था अपने भाइयों के साथ, और भामाशाह का जो छोटा भाई था उसका नाम था ताराचंद। ये दोनों जो है इस युद्ध के अंदर बड़ी वीरता इन्होंने भी दिखाई और ये दोनों उपस्थित थे। लेकिन राणा प्रताप की सेना को मूलतः संभालने वाले सेनापतियों की अगर हम बात करें तो राणा प्रताप की एक बहन की शादी, मेवाड़ में एक ठिकाना पड़ता है, उस ठिकाने का नाम है सादड़ी, बड़ी सादड़ी। बड़ी सादड़ी जो है वो झालों का एक ठिकाना था और वहां पे अब ये व्यक्ति जो है कई बार पूछा गया एग्जाम में, और इसको लेकर के मैं भी जब तक मैंने डिटेल में स्टडी नहीं की है ना, मुझे भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि वास्तविकता क्या है। तो मैं आपका ही कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा। कर्नल टॉड ने इस व्यक्ति को कहा है झाला मन्ना जी या झाला मान, बाकी इतिहासकारों ने इसको कहा है झाला बीदा। और आपको जान के आश्चर्य होगा ये एक ही व्यक्ति है। इस दिन 3 मन्ना या 3 मान राणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे, इसलिए इतना कंफ्यूजन है ना। एक तो देलवाड़ा ठिकाने का जो है और वो भी झाला ही है और उसका नाम भी मान ही है, वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। देलवाड़ा ठिकाना भी उदयपुर में ही पड़ता है। ये जो जिसने राणा प्रताप की जान बचाई, ये राणा प्रताप के छोटी बहन के पति थे और ये सादड़ी ठिकाने से थे, बड़ी सादड़ी थे। इनका नाम था झाला वंश के मान, और इन्हीं को इतिहास में जो है बीदा भी कहा जाता है। और झाला वंश का नाम जो है अमर करने वाले योद्धाओं में से एक झाला मान या बीदा भी है। तो इनके नेतृत्व में सेना थी। सोनगरा मान सिंह के नेतृत्व में सेना थी। देलवाड़ा के झाला मान के नेतृत्व में 3 तो मान है इस लड़ाई के अंदर। फिर राणा प्रताप की जो सेना है उससे पीछे मैंने बताया राणा पूंजा जो थे वो मुख्यतः नेतृत्व कर रहे थे। बाकी भीम सिंह डोडिया, जिसने कहा था ना तू अपने फूफा को ले आना, है ना, वो भीम सिंह डोडिया और जो है ताराचंद और भामाशाह और राणा प्रताप के लिए सबसे ज्यादा उस दिन खून बहाने वाले तोमर वीर, तोमरों को ही तंवर कहा गया है इतिहास के अंदर। तो उसमें जो दाहिने पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था जो है राम शाह तंवर। राम शाह को कई बुक्स में राम सिंह भी कहा गया है और तंवर को जो है वो तोमर भी कर दिया गया। तो एक ही बात है, ये ग्वालियर से आए थे। अकबर ने इनसे ग्वालियर का राज्य छीन लिया था, इसलिए आकर के उन्होंने उदय सिंह की जो है शरण ली थी। और बाद में ये इस लड़ाई में राम सिंह राणा प्रताप के आगे आगे चलते थे। राणा प्रताप की रक्षा का व्यक्तिगत निर्णय इन्होंने कर रखा था। इनके पुत्र से जो बड़ा, इनके 3 बेटे उस युद्ध में मरे, शालीवाहन, भवानी सिंह और एक तीसरे बेटे का नाम भी प्रताप ही था। तो उसमें शालीवाहन ने ऐसी भयानक जो है वीरता दिखाई कि रणचंडी भी प्रसन्न हो चुकी थी उसकी उस वीरता को देख करके, है ना। तो ये राम शाह तोमर इस पूरे युद्ध में सबसे भयंकर वीरता दिखाने के लिए जो प्रसिद्ध था। अब हम युद्ध की शुरुआत कर लेते हैं। युद्ध की शुरुआत जो है वो किस प्रकार से हुई। राणा प्रताप ने आक्रमण कर दिया मान सिंह की। अब मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग शब्दों में अब्दुल कादिर बदायूनी की बात बताता हूँ। वो लिख रहा है, अकबर का इतिहासकार लिख रहा है, तो वो तो झूठ नहीं लिख रहा होगा, आपको विश्वास करना चाहिए। अब्दुल कादिर बदायूनी कहता है कि राणा खीका की सेना का जो दाहिना भाग था उसने इतना भयंकर आक्रमण मान सिंह के वाम पार्श्व पर किया कि ये लूणकरण, ये काजी खां, इसमें काजी खां भी है और गाजी खां भी है ना। हाँ, तो ये सारे के सारे पहले ही हमले में वहां से भागे 4 कोस की दूरी तक और बनास नदी को पार गए वो लोग, है ना। हाँ, वो इतना भयंकर आक्रमण था। और इधर के जो लोग थे वो जान बचाने के लिए इधर जहाँ हाशिम बारह के नेतृत्व में जो दाहिना पक्ष था इसके पीछे की ओर भागे अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, बदायूनी लिखता है कि यदि हाशिम बारह यानी बारह के सैयद के अगर पांव उखड़ गए होते, है ना, तो बड़ी बेइज्जतीपूर्ण हमारी जो है हार होती है इस युद्ध के अंदर। लेकिन बारह के सैयद बड़ी वीरता के साथ जो है वो डटे रहे। हाशिम बारह जो था वो नीचे भी गिरा, लेकिन सैयद राजू ने उसको अपने जो है घोड़े पे बैठा लिया। अहमद खां था वो भी घायल हुआ, लेकिन वो भी लड़ता। तो बारह के सैयद बड़े बहादुर थे, तो वो लड़ते चले गए। 4 किलोमीटर तक ये भागे, है ना। तो इस युद्ध के दौरान एक ऐसी स्थिति भी आती है कि ये सेना जब भागी तो मान सिंह की सेना का जो पिछला भाग था, चंदावल वाला जो भाग था, उसका नेतृत्व कर रहा था मेहतर खां। आरपीएससी ने 2 बार पूछा ये प्रश्न, है ना। क्या किया मेहतर खां ने? मेहतर खां ने देखा कि सेना डर के मारे भाग रही है, क्योंकि सेना को लग रहा था कि अनजान एरिया है, पता नहीं मान सिंह कहाँ लिया है अपने को, तोपें भी नहीं चल रही है यार, पता नहीं अजीब अजीब सी लड़ाइयाँ लड़नी है, मरेंगे अपने आज सारे के सारे। तो वो जब सारे के सारे भागे तो मान सिंह की सेना का जो चंदावल का नेतृत्व या वाम भाग नहीं पार्श्व भाग का नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था मेहतर खां। तो मेहतर खां ने, ये बदायूं नहीं कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ,
बदायूं कहता है कि उसने ढोल बजा के, हल्ला बजा करके और लोगों को, भागतों को इकट्ठा किया। ये मुगलों की स्टाइल थी। जब भी सेना भागने लगती थी तो उसको मोटिवेट करने के लिए, हम लोग साइको पढ़ते हैं ना अभिप्रेरणा, हाँ, तो वो अभिप्रेरणा का प्रयोग, इसका मतलब साइको पढ़ के आया था मेहतर खां, है ना, हाँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो उसने देखा कि अभिप्रेरणा हो रही है इसलिए अधिगम नहीं कर पा रहे, तो वो उसने ढोल बजा के सबको इकट्ठा किया और झूठ ही कह दिया उसने, बादशाह सलामत, अकबर आ पहुंचे हैं पीछे। सिपाही उनका कटे कहाँ है ना, हाँ। तो उसने कहा बस वहाँ, बस थोड़ी सी दूर है ना, कुछ कोस की दूरी पे, और अभी 15-20 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे, और जो भी भागता हुआ दिखाई देगा उसको यहीं कत्ल कर देंगे बादशाह सलामत। तो अकबर के नाम से जो उनमें थोड़ा सा जोश आया, होश हुआ, संचार हुआ, और इकट्ठे उन्होंने कहा कि नहीं अब हम लड़ेंगे, ठीक है। तो मेहतर खां ने उस दिन करारी हार को जो है मुगलों की जो है बचा लिया, और मेहतर खां की वजह से सेना वापस एकजुट हुई और फिर लड़ाई हुई। राणा प्रताप ने गलती ये की कि उनकी सेनाएं जो थी वो घाटी को छोड़ करके खुले मैदान में आ गई, जिसको रक्त तलाई कहते हैं। अब कहते हैं उस दिन तोमरों ने ऐसी भयंकर मारकाट मचाई थी कि वहां पूरी एक रक्त की तलैया सी बन गई, ठीक है। तो रक्त का ताल बन गया उस युद्ध के अंदर। इसलिए आज भी हल्दी घाटी में जहाँ पे तोमरों की छतरियाँ हैं, चाहे राम सिंह तंवर की, उसके बेटे शालीवाहन की, भवानी की, प्रताप की छतरियाँ हैं, उस जगह को आज भी इतिहास में जो है रक्त तलई कहा जाता है। और वहाँ से कुछ ही दूरी पे हल्दी घाटी म्यूजियम बनाया गया है। कोई देख के आए आप में से? हाथ खड़ा करो। तो कुछ लोग हैं जो देख करके आए हैं। तो मेहतर खां की वजह से जो सेना थी वो रुकी। अब हम राणा प्रताप का वर्णन करते हैं। आप देखो, मुगलों में अकबर की लड़ने की जो स्टाइल थी, या मान सिंह की लड़ने की स्टाइल और राणा प्रताप की लड़ने की स्टाइल में देखो आप अंतर, पता चल जाएगा आपको कि जो है वीरता कहाँ है। मान सिंह सेना के केंद्रीय भाग में पीछे बना रहा। अकबर हमेशा जब भी लड़ने आता था तो हाथी पे हमेशा पीछे बैठा रहता था और वहां से ऑर्डर्स दिया करता था कि ऐसा करो ऐसा करो। राणा प्रताप को क्रोध में ऐसे उबल रहे थे और नीले रंग का उनका घोड़ा था जिसको इतिहास में चेतक कहा गया है। तो चेतक को उन्होंने ऐसी एड़ लगाई कि उसके हकीम का सूरी के पास से गुजरे। यहाँ पे ढोलान नामक स्थान है जहाँ राणा प्रताप केंद्रीय जगह में थे, लेकिन वो उसके पास से गुजरे। हकीम खां देख रहा है कि ये क्या हुआ है, सन से क्या गया पास से, तो देखा कि राणा प्रताप जा रहे हैं, तो वो भी सेना लगा के पीछे पीछे गया। राणा प्रताप जैसे गरम छुरी मक्खन को काट देती है वैसे ही सेना को चीरते हुए मान सिंह के सामने पहुंच गए। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि मान सिंह के हाथी का नाम क्या था, है ना, हाँ। मान सिंह तो मर्द था या नहीं था, लेकिन उसके हाथी का नाम मर्दाना जरूर था, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मान सिंह जो है वो अपने हाथी मर्दाना के ऊपर बैठा था, चारों लोहे का एक हौदा था। राणा प्रताप ने अपने सिखावे अब उसको चेतक को एक इशारा किया और उसने अपनी दोनों टांगे उसके हाथी के ऊपर रख दी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाथियों को भ्रम में डालने के लिए चेतक को एक हाथी की सूंड पहनाई गई थी, ताकि हाथियों को ये लगे कि ये घोड़ा नहीं है, हाथी का बच्चा है ना, हाँ। लेकिन जयपुर वाले लोग चालाक होते हैं तो वहाँ के हाथी भी चालाक होते होंगे। वो जो मर्दाना था वो पहचान गया कि ये हाथी नहीं है, ये घोड़ा है। तो उसकी सूंड के अंदर एक खांडा, यानी तलवार होती है, उसका खांडा कहते हैं, उससे उसने जो वार किया तो चेतक की पिछली टांग जो है वो लगभग कट गई उससे, तो वो घायल हो गया। लेकिन राणा प्रताप ने उसी समय भाले का एक भयंकर वार मान सिंह पे किया। तो मान सिंह का जो गाड़ी का ड्राइवर था ना, महावत, है ना, हाथी का जो होता है, उसके लगाओ भाला तो वो तो गिर गया साइड में, और मान सिंह पे फिर वार किया दूसरा, तो मान सिंह उस ओहदे के अंदर जो झुक गया। तो उसका एक दोहा भी है कि राणा प्रताप ने वार किया और उसके कवच पे लगा, कुछ लोग कहते हैं ओहदे पे लगा, और मान सिंह वो ओहदे में दुबक गया पूर्ण रूप से। अब अपन घोड़े पे अगर नीचे हाइट पे और ऊपर ओहदे में से कोई व्यक्ति उठे ही नहीं तो हमको ही लगेगा ना मर गया होगा। तो राणा प्रताप को लगा कि मेरा वार लगा तो अभी मर गया है, ये उसको मरा हुआ जान करके राणा प्रताप ने चेतक को जो वापस मोड़ लिया। लेकिन राणा प्रताप के घोड़े के साथ एक व्यक्ति जो था वो लाल झंडा लेके चलता था और घोड़े के ऊपर एक छत्र लगा हुआ था, उससे पता चलता था कि ये राजा है ना, हाँ। भैया आज तो हम पता कर लें किसी भी तरीके से, फ़ोन भी कर लेंगे भाई आप कहाँ हो राणा प्रताप, है ना। तो पुराने समय में ऐसा थोड़ी हो सकता था युद्ध के मैदान में। तो वो जो लाल छत्र होता था रेशमी, उससे पता चलता था कि राणा जी युद्ध कहाँ कर रहे हैं। तो ऊपर होकर देखते थे कि भाई अच्छा वो लाल छत्र वहाँ है, तो इसके बाद राणा प्रताप वहाँ होंगे। उस छत्र से उन्होंने पहचाना मुगलों ने कि ये राणा कीका ही है। तो उन्होंने कि बादशाह अकबर इनाम और इकराम से लाद देगा हमको अगर हमने इसको मार दिया तो हजारों तलवारें, है ना, हाँ, राणा प्रताप की तरफ। उनके जो रक्षक थे वो भी लड़ रहे थे। तो राणा प्रताप जो है वो शत्रुओं से गिर गए। 7 मुख्य घाव लगे उनको, 3 तो तलवारों के जो घाव लगे, है ना, बाकायदा मेवाड़ की ख्यातों में वर्णन है कि घाव का। 1 गोली लगी राणा प्रताप को और 3 घाव उनको जो लगे वो भालों के लगे शरीर में। तो पूरे शरीर से 80 धाराएं, खून की धाराएं जो है वो निकल रही थी। लेकिन राणा प्रताप थे कि वो छोड़ने को तैयार नहीं थे रणभूमि, और वो लड़ रहे थे। तभी जो उनका योद्धा था, बड़ी सादड़ी का रहने वाला झाला मान या झाला बीदा, ध्यान रखना ये एक ही है, झाला मान या झाला बीदा बुक्स में अलग अलग दे रखा है। कर्नल टॉड ने मान को मन्ना जी लिख दिया है, तो अब इसको मान को आप मन्ना जी कर लो भले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो झाला मान या जो मन्ना जी थे, इन्होंने देखा कि अब स्वामी भक्ति कारिणी चुकाने का समय आ गया है,
वो राणा प्रताप के पास गए और पीछे जो छत्र था उनके घोड़े से निकाल लिया और अपने घोड़े पे लगा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, कहाँ है अकबर, आ गया है राणा प्रताप, कहाँ है अकबर, प्रताप आ गया है ना, सामने आओ। तो मुगलों को बड़ा भ्रम सा हो गया कि ये राणा प्रताप है कि ये राणा प्रताप है। तुरंत सोचा ये ज़्यादा चिल्ला रहा है तो यही होगा, है ना। तो उन्होंने राणा प्रताप को छोड़ दिया और झाला मन्ना या मान के पीछे जो है वो पड़ गए। तभी हकीम का सूर, जिसके पास राणा प्रताप निकले थे स्पीड से, वो तब तक आया था अपने साथ में लोगों को लेकर के और उन्होंने राणा प्रताप से कहा कि साहब, है ना, अपने ज़्यादातर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, संख्या बल में हम लोग वैसे ही कम हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपके पूर्वजों ने जो चीज़ की आप वही करो। राणा प्रताप ने कहा वो क्या, कि भाई उन्होंने एक युद्ध को निर्णायक युद्ध बनाया और मर गए तो मर गए, जीत गए तो जीत गए, चित्तौड़ में 3 शाखे हुए, है ना। या फिर दूसरा रास्ता है गुरिल्ला युद्ध पद्धति का, कि आप युद्ध को लंबा करो, हल्दी घाटी कोई अंत मत बनाओ, आप लंबा खींचो इसको। शत्रु के पास संख्या बल ज़्यादा है लेकिन आप अपनी मातृभूमि के चप्पे चप्पे से परिचित हैं, तो आप इस युद्ध को यहीं खत्म करने की बजाय और मरने की बजाय इसको लंबा खींचिए और मौका देख करके घात लगा के इन पे हमले कीजिए। इनके पास रोटी नहीं है, इनके पास रसद नहीं है, इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स है मुगलों को यहाँ पे, है ना। क्योंकि सीधी लड़ाई में तो आप इनसे नहीं जीत पाओगे कि शत्रु का संख्या बल बहुत ज़्यादा है। भाई आप खुद ही सोचो, है ना, राजस्थान के सारे राजपूत राजा अगर अकबर की सेना के साथ मेवाड़ में लड़ने के लिए आ जाएं तो संख्या बल तो महाराणा का कितना रहेगा, है ना, कम ही रहेगा। तो राणा प्रताप ने जो है थोड़ा सा झिझक दिखाई कि नहीं ऐसा, तब हकीम का सूर्य ने कहा कि ये ऐसे मानेंगे नहीं। तो राणा प्रताप के घोड़े की लगाम पकड़ के जबरदस्ती वो राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जो है वो बाहर ले गया। अच्छा, चेतक जो था वो 4 टायर नहीं थे उसके, एक टायर पंक्चर हो चुका था चेतक का, है ना, हाँ, तो उसमें से एक पाँव घायल था चेतक का। लेकिन स्वामी भक्ति का परिचय उस दिन न सिर्फ इंसानों ने बल्कि पशुओं ने भी देकर के इतिहास में जो अपना नाम जो है वो कर लिया। तो चेतक को राणा प्रताप ने एड़ लगाई। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ शक्ति सिंह की, उसको लेकर के भी इतिहास में बड़ा जबरदस्त विवाद है कि ये किस प्रकार हुआ, क्या है, सच्चाई है या नहीं है। हमारे सबसे चटपटे इतिहासकार कौन है? कर्नल टॉड। कर्नल टॉड अपनी किताब जो है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान वॉल्यूम 1, जिसमें मेवाड़ का इतिहास है पूरा, उसमें वो लिखते हैं कि राणा प्रताप का भाई था छोटा शक्ति सिंह, वो उनसे नाराज होकर के जो है अकबर की सेवा में चला गया था। ठीक है, इस लड़ाई में शक्ति सिंह शत्रु पक्ष से लड़ने आया था क्योंकि राणा प्रताप का वो शत्रु था, है ना। और जब उसने इस युद्ध के मैदान में देखा कि मेवाड़ के सब लोग मर रहे हैं और राणा प्रताप घायल घोड़े पे युद्ध से बाहर जा रहे हैं और देखा कि 3-4 मुगल सिपाही उनके पीछे जा रहे हैं, तब उनका भ्रातृ प्रेम, मेवाड़ प्रेम जो है वो जागृत हुआ। और उनका घोड़ा भी बड़ा जबरदस्त था, ओंकार नाम है उसका इतिहास में। वो अपने घोड़े ओंकार पे सवार होकर और पीछे पीछे भागे। मेवाड़ी भाषा, उन्होंने देखा कि मुगल सिपाही जा रहे हैं राणा प्रताप के पीछे 3-4, तो उन्होंने मेवाड़ी भाषा में आवाज़ दी, ओ रे नीले घोड़े रे सवार। तो राणा प्रताप ने पीछे देखा तो शक्ति सिंह को आते हुए देखा, उन्होंने सोचा पता नहीं मेरे पे अटैक करने के लिए आ रहा है, तो वो रुके नहीं, राणा प्रताप चलते रहे। तो जो 2-3 मुगल थे उन्होंने शक्ति सिंह को देखा तो वो खुश हुए कि अपने साथ आ रहा है। शक्ति सिंह ने वहाँ आते उनके सिर काट दिए 2-3 के, ठीक है। और उसके बाद घोड़े लेकर राणा प्रताप पीछे भागा। एक बड़ा सारा नाला खमनौर से मात्र कुछ दूरी पे, 2-3 मील की दूरी पे गांव पड़ता है बलीचा। तो बलीचा गांव में एक बड़ा सारा जो नाला था उसको राणा प्रताप ने सोचा कि इसको पार कर लेंगे तो अपन सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि सिपाहियों ने ये कहा था आप बलीचा पार कर जाओ, आप फिर तो मुगल नहीं आ पाएंगे पीछे, ठीक है। तो बलीचा गांव में वो जो बड़ा पानी का नाला था उसको जम करने के लिए चेतक अगर स्वस्थ होता तो आसानी से कर सकता था, पर चूंकि वो 3 पाँव से जो है दौड़ रहा था, लेकिन चेतक ने अपनी जो अंतिम सांस का जोर लगा करके उस नाले को किसी तरह पार कर लिया। और वहीं एक शिवलिंग बना हुआ है, उसके सामने जो चेतक जो है वो ढेर हो गया, है ना। राणा प्रताप की आंखों से जो आंसू टपक पड़े, ऐसा जो इतिहास में वर्णन आता है। शक्ति सिंह भी ओंकार नामक घोड़े को लेकर के वहाँ पे पहुंचा और उसने राणा प्रताप से क्षमा मांगी, कहा कि मैं जो विद्रोही हूँ, मैं तो गद्दार हूँ, मेवाड़ के इस तरफ से लड़ने की बजाय मैं अकबर की तरफ से लड़ रहा हूँ, तो आप मेरा घोड़ा ओंकार ले लीजिए और जो है आप मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है। ये कर्नल टॉड यहाँ तक तो ठीक लिखता है। फिर आया कर्नल टॉड, कहता है कि वहाँ से फिर पैदल ही वो जो है वापस पहुँचा और वहाँ से वो पहुँच गया अकबर के लड़के सलीम के डेरे में। मतलब सलीम को भी ले आया वो इस युद्ध के अंदर, जो था ही नहीं बेचारा जहांगीर के डेरे में पहुंचा और वहाँ पे अकबर के लड़के सलीम या जहांगीर ने उसे पूछा कि तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। तो उसने बताया कि हंसते हुए उसने बोला कि राणा प्रताप बड़े बहादुर थे, उन्होंने 2-3 मुगलों के माथे भी काट दिए, मेरे घोड़े को भी छीन लिया मेरे से, ऐसे कह के वो हंसा। तो हमारे जहांगीर समझ गया कि झूठ बोल रहा है, तो उसने उसको अभय दान दिया कि कुछ भी नहीं कहूँगा तुम्हें, सच्चाई बयान करो। तो उसने बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, भैया थे, मैंने घोड़ा उनको दे दिया, ठीक है ना। तो अब कर्नल टॉड के इस इतिहास की हवा निकालने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सलीम उस समय वास्तव में सिर्फ 6 साल का ही था इतिहास के अनुसार।
अब आपको लग सकता है 6 साल के सलीम ये सारी बातें कर सकता है। कर्नल टॉड ने उसको, कर्नल टॉड इतिहास लिखते समय भूल जाते थे किसकी कौन सी आयु है, कौन का पैदा हुआ है, मर जाए, जैसे वो लिखते थे। शराब के शौकीन थे, उनके जो गुरु थे यति ज्ञानचंद है ना, हाँ, वो भी पीने के शौकीन थे। कर्नल टॉड को भी बड़ी शराब जो है रजवाड़ी शराब पसंद थी, तो पी के रात को जब बैठते थे तो कई चीज़ें जो इतिहास में लिख डालते थे जो भी उनकी किताब में है। तो सर्वाधिक त्रुटिपूर्ण इतिहास किसका है? कर्नल जेम्स टॉड का। पर हमारी बदकिस्मती देखिए, राजस्थान के इतिहास के पिता हैं, वो पितामह है कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने इस स्टेट को पहली बार राजस्थान कहा। आज तक हमने उसका नाम राजस्थान ही रखा हुआ है, क्योंकि हमको लगा कि जब शराबी कबाबी कर्नल टॉड ने कहा तो हमको रखना चाहिए यही नाम, है ना। तो आज भी हमारे स्टेट का नाम राजस्थान ही है। तो ये शक्ति सिंह की कथा जो है, इस पे इतिहासकारों को जबरदस्त आपत्ति है। राजस्थान में सबसे सही इतिहासकार जिस व्यक्ति को माना जाता है वो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओझा ने इस कथा को सिरे से खारिज कर दिया। वो ये मानते हैं कि शक्ति सिंह गया तो था अकबर के यहाँ, लेकिन उदय सिंह अपने पिता से नाराज होकर गया था। और जब अकबर ने 1568 में अटैक किया था चित्तौड़ पे, उससे पहले शक्ति सिंह सूचना देने के लिए आ गया था और फिर वो मेवाड़ की तरफ ही रहा। हल्दी घाटी के मैदान में शक्ति सिंह उपस्थित ही नहीं था। ठीक है, तो ये चटपटा इतिहासकार कर्नल टॉड है, तो वो उसकी बात मान लेते हैं हम लोग। राणा प्रताप जो थे, वहां से आगे बढ़ते हुए जब वो सुरक्षित निकल गए इस युद्ध के मैदान से, झालामान या झाला मन्ना जी के मरने के साथ ही हल्दी घाटी की लड़ाई जो है वो समाप्त हो गई। ठीक है, और राणा प्रताप यहाँ से पहुँच गए एक गांव में। उस गांव का नाम था कोलियारी, क्योंकि कोलियारी गांव जो है उसके पास में गांव पड़ता है जहाँ एक प्रसिद्ध वैद्य रहा करता था। तो राणा जी के चूंकि शरीर पे इतने जगह घाव कट लगे हुए थे, तो वैद्य से उसको सिलना जरूरी था। तो उस वैद्य से इलाज करा करके तो पूछा जाता है हल्दी घाटी के बाद राणा प्रताप जो थे वो कौन से गाँव में पहुँचे, तो इसका उत्तर है कोलियारी। तो कोलियारी गांव में जो है वो पहुंचे, वहीं घायल सैनिकों का भी जो इलाज किया गया। यहाँ से राणा प्रताप जो थे वो वापस जो है उधर कुंभलगढ़ की तरफ चले गए। अब मान सिंह को ये संकट हो गया था कि बड़ी मुश्किल से झूठ बोल बोल के मेहतर खाने का बादशाह आ रहे हैं, है ना। कई मुगल तो अभी तो पूछ रहे थे आए नहीं, राणा वो बादशाह तो आए नहीं, है ना। तो मान सिंह ना जैसे भी है बादशाह नहीं आए, लेकिन अपन जीत गए लड़ाई। ठीक है, अब कई इतिहासकारों ने माना है कि हल्दी घाटी में मान सिंह की विजय हुई। ठीक है, कई इतिहासकारों ने माना है कि राणा प्रताप ने हल्दी घाटी को अंतिम निर्णायक युद्ध न बना करके लड़ाई को लंबा खींचना ठीक समझा, क्योंकि उनके पास संख्या बल कम था। तो अगर राणा प्रताप हार गए होते तो दूसरे दिन से मुगलों की स्थिति और कुछ हो गई होती। लेकिन मैं बताऊं क्या हुआ इस युद्ध के बाद, ताकि आपके दिमाग से हमेशा के लिए गलतफहमी निकल जाए कि मानसिंह जीते थे। क्या हुआ इस युद्ध के बाद? इस युद्ध के बाद मुगलों की सेना बड़ी भयभीत थी, बहुत कम तो संख्या में बचे थे। आसफ खां और मान सिंह के सामने सिपाही पूछ रहे थे क्या करें, वापस चलें क्या अजमेर अपन, है ना। मान सिंह ने कहा नहीं। अकबर बादशाह जो है वो कि उसको क्या जवाब देंगे। उसने कहा था या तो अकबर ने कहा था मान सिंह या तो प्रताप को मार देना, या तो उसको अधीनता स्वीकार कर लेना, या तो उसको कैद करके ले आना। मान सिंह ने कहा था आप चिंता ही मत करो, मैं तो उसका सिर लेके आऊँगा। ठीक है, अब तो सिर तो मिला नहीं उसको, तो उसको अपनी इज्जत बचाने की चिंता थी। तो उसने वहाँ मेवाड़ के लोगों से पूछा कि यहाँ ऐसी कौन सी जगह है जो जहाँ पे ज़्यादा सिपाही वगैरह नहीं है। तो लोगों ने उसको बताया कि महाराणा जो है गोगुंदा को खाली करके जा चुके हैं, गोगुंदा में कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हल्दी घाटी के बाद मान सिंह और आसफ खां जो है वो सेना को लेकर कहाँ चले गए, गोगुंदा, जहाँ खाली 20 लोग थे मंदिरों की रक्षा के लिए। वो आए, उनको माचा तोड़ कहा जाता था। वो माचों पे सोते थे मंदिरों के सामने। जब कोई सेना आती थी तो एक जना उठ के आता था, लड़के वीर गति को प्राप्त होता था, फिर दूसरा माचा से उठता था। तो इस प्रकार जो है ये माचा तोड़ सिपाही जो मेवाड़ में हर जगह रहा करते थे। तो उन 20 लोगों को मार करके और मान सिंह की सेना ने कहाँ अधिकार कर लिया, गोगुंदा पे। इतने भयाक्रांत थे मुगल अमीर कि उन्होंने कहा कि यार ये रात को अटैक करेगा राणा प्रताप। ठीक है, तो अपन रात को ऐसे तो उन्होंने गोगुंदा की जो भी गलियां थी जहाँ से एंट्रेंसेस थे वहाँ ऊंची ऊंची दीवारें खुद बनवाई। रात को मजदूरों की तरह लगाया सिपाहियों की दीवारें बनवाओ, बड़ी बड़ी खाइयाँ खुदवाई चारों तरफ, जिसको घोड़े न लांग सकें। लगभग रात के 2-3 बजे तक ये सब सुरक्षा के उपाय किए गए। फिर वो लोग, कुछ लोग सोए, कुछ को सुरक्षा के लिए रखा गया। फिर सुबह उठ करके मान सिंह ने कहा कि यार अब इस क्षेत्र में अनाज वनाज ज़्यादा होता नहीं है, भाई मेवाड़ में पहाड़ी एरिया है ना, तो अनाज ज़्यादा होता नहीं है, और बंजारे भी वहाँ थे नहीं। बंजारे जो है वो अनाज का व्यापार किया करते थे पुराने समय में। तो राणा प्रताप ने, इसने मान सिंह ने जो है कुछ लोगों से कहा कि ऐसा करो, तुम लोग जाओ और रसद का इंतजाम करो। अब उनमें ये प्रॉब्लम हो गई कि किसी ने भी जाने से मना कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे, है ना। बड़ी मुश्किल से जो 12 के सैयद थे उनको आगे तुम बड़े बहादुर हो, तुम लोग जाओ। तो उनको रसद का इंतजाम करने के लिए भेजा गया। लेकिन रास्ते में कहीं थोड़ी सी फट सी भी आवाज़ होती थी, डर के मारे वो 2-3 कोस भाग जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि राणा प्रताप आ गया है। ठीक है, 4 महीने तक, आप ध्यान से सुना मेरी बात, 4 महीने तक मान सिंह गोगुंदा में पड़ा रहा।
उसकी हिम्मत नहीं हुई कि राणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ की तरफ जाए पहाड़ियों के अंदर। ठीक है, इन 4 महीनों में क्या स्थिति हुई, अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी किताब मुंतखब तवारीख में लिखता है कि वहाँ गर्मियों का महीना था, आम होते खूब गर्मियों के अंदर, आम खूब सारे वहाँ उगे हुए थे। तो मुगलों ने देखा इतने बढ़िया आम है, फोकट में मिल रहे हैं, खा लेते अपन, है ना। तो सिपाहियों ने मुख्यतः आम पे और अपनी सेना के जो घोड़े थे उन घोड़ों को काट काट के और खाना शुरू किया। ठीक है, मिर्च मसाले तो थे उनके साथ में, है ना, बस वो अनाज और वो चीज़ नहीं थी। तो आम जो थे वो कच्चे थे, और आम खाने से आधों को लूज मोशन शुरू हो गए, डायरिया हो गया, किसी को जो है जो उल्टी दस्त होने लगे, या बहुत हालत ख़राब उनकी हो गई। ऐसा होने लगा कि रोज़ 100-200 लोग गायब हो जाते थे, वो भाग जाते थे अजमेर बिना पूछे मान सिंह से। ठीक है, तो मान सिंह ने फिर ये घोषणा करवाई कि अब कोई भागता हुआ मिला तो उसका सिर काट दिया जाएगा, है ना। हाँ, अच्छा, इस युद्ध का एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको अब चूंकि लास्ट में हम इस के पहुंच गए हैं, एक लास्ट चीज़ हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग जो है उसको देखते हैं। इस युद्ध के अंदर हाथियों के नाम भी पूछे गए हैं। तो आपको हाथियों के नाम बता देता हूँ, नॉर्मली आपको कहीं बुक्स में मिलेंगे नहीं, है ना। मेवाड़ का इतिहास अगर आप वीर विनोद वगैरह उठा के देखोगे, बहुत ही डिटेल बुक्स जो है वहाँ आपको मिलेगा। मुगल दरबार में अक्सर एक हाथी की बहादुरी के किस्से चला करते थे। राणा प्रताप का वो एक हाथी था। 2 हाथी थे राणा प्रताप के, एक का नाम था लूणा और एक का नाम था राम प्रसाद। ये राम प्रसाद हाथी जो है ना, इसकी अकबर मांग कर चुका था राणा प्रताप से पहले, क्योंकि अकबर को हाथियों का शौक था, राणा प्रताप को हाथियों का शौक था। हालांकि राणा प्रताप जो है वो ट्रक की बजाय जो है जीप में बैठ के लड़ना पसंद करते थे, है ना, तो हाथी पे नहीं घोड़ों पे लड़ना पसंद करते थे। तो राम प्रसाद की मांग अकबर भी पहले कर चुका था, इसकी बहादुरी किससे, मुगल दरबार में होते थे। तो इस लड़ाई में क्या हुआ, जब लूणा लड़ने के लिए आया तो इसके सामने मुगलों ने अपने हाथी को जो है उपस्थित किया। इसका नाम था गजमुक्ता। तो याद कर लो आप, लूण क्या होता है, नमक, और लूण खाने के लिए थोड़ा सोचना चाहिए, मुक्त रूप से लूण खा सकते हैं हम लोग। हाँ, तो ध्यान रख लेना, इधर वाले हाथियों के आगे गज लगता था, मुगलों के सभी हाथियों के आगे गज लगता था। ठीक है, तो लूणा के सामने लड़ने के लिए जो मुगल हाथी आया उसका नाम क्या था, गजमुक्ता। मान सिंह मर्दाना जनाना, क्या नाम था उसके हाथी का, मर्दाना या जनाना, मर्दाना, वो आप जानते हो ऑलरेडी। मान सिंह के हाथी के नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये भी आ चुका है ऑलरेडी आरपीएससी के एग्जाम में। फिर लूणा से जब ये लड़ने के लिए आए तो लूणा का जो मावत था उसको मुगलों ने गोली मार दी। तो लूणा बेवकूफ़ नहीं था, समझदार था, मावत के मरते ही वापस चला गया अपनी सेना के अंदर। तो मुगल उस लूणा को पकड़ नहीं सके। फिर ये अपने सबसे भयंकर हाथी को लेकर के आए राम प्रसाद को। राम प्रसाद की साइज देख करके मुगल जो मेन जो था हाथियों का हेड, उसका नाम था हुसैन खां। तो हुसैन खान का इससे अकेला हाथी नहीं लड़ सकता, इससे तो कम से कम 2 हाथी लड़ने के लिए लाओ। तो 2 हाथी इसे लड़ने के लिए जो है वो लाए गए। एक का नाम था गजराज और दूसरा जो हाथी इसे लड़ने के लिए लाया गया था उसका नाम था मर्दान। यहाँ पे पहाड़ी है ना, ये यहाँ पे जो मस्जिद है ना, इसका नाम क्या है, जो ऊंची पहाड़ी है, मदार, है ना, तो इसका नाम था गज मदार। तो गज मदार नामक हाथी जो इसे लड़ने के लिए लाया गया, इसने दोनों को पटक दिया नीचे। तभी मुगलों ने इसका जो महावत था प्रताप नाम का, उसको जो है तीर मार दिया। और जो इनका मुगलों का हाथी, उसको अकबर ने खास कह के भेजा था कि तू हाथियों का प्रधान हुसैन खान, तू मुझे वो हाथी वो ला के दे दे, तू कहेगा हाथी जो अशरफ है तुझे इनाम में दूंगा। इस महावत के मरते ही वो हुसैन कूद करके राम प्रसाद के ऊपर बैठ गया और राम प्रसाद को कंट्रोल करके और मुगलों की तरफ ले आया। इस युद्ध के बाद जब राम प्रसाद को इनके कंट्रोल में आ गया तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा कि मैं जाऊँगा इस हाथी को लेकर के बादशाह के पास। ठीक है, हुसैन खान ने कहा तू क्यों जाएगा, मैं लेकर आया हूँ, मैं जाऊँगा। तो फिर मान सिंह ने कहा तुम लड़ो मत दोनों, तुम दोनों को भेज देता हूँ और तुम दोनों के नाम लेटर लिख देता हूँ अकबर के लिए कि दोनों ने बड़ी वीरता दिखाई। ठीक है, तो अकबर ने इसने मान सिंह ने दोनों को, तो अब्दुल कादिर बदायूनी को इस हाथी के साथ कहाँ भेजा गया, अकबर के पास भेजा गया। अकबर उस समय अजमेर आया हुआ था। ठीक है, इस युद्ध के लगभग कुछ महीने बाद अजमेर आता है, शायद उसमें फतेहपुर सीकरी ले गए थे। 4 महीने बाद अकबर जो है सितंबर के महीने में ख्वाजा साहब के जो यहाँ पे आया था, इस युद्ध के 4 महीने बाद। तो अकबर के सामने जो इस हाथी को ले जाया गया तो अकबर इस हाथी की साइज देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा ऐसा भयानक हाथी मैंने कभी नहीं देखा, है ना, ये तो पीर की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। तो क्यों ना इस हाथी का हम इस्लाम धर्म स्वीकार कराते हुए इसको हम पीर प्रसाद कर देते हैं। तो दोस्तों, इतिहास में पहली बार हाथी का धर्मांतरण किया गया, है ना और उसको राम प्रसाद से अकबर ने क्या नाम दे दिया उसको, तो पीर प्रसाद कर दिया गया। ये 4-5 हाथी हैं जिनके बारे में काफ़ी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अब इसको हम समराइज करके क्लास को ख़त्म करेंगे। इस युद्ध के बाद 4 महीने तक मान सिंह गोगुंदा में पड़ा रहा, न राणा प्रताप को पकड़ सका, न अधीनता स्वीकार कर सका और न मार सका। तब आप बताओ हल्दी घाटी में कुछ विजय प्राप्त हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, झूठी खबरें अकबर को भेजता रहा कि हम यहाँ दिनों दिन जीत रहे हैं,
है ना। हाँ, तो अकबर ने अपने एक व्यक्ति को, महमूद नाम था उसका, उसको ये जानने के लिए बचा वास्तविक स्थिति देख क्या, तो उसने आगे बताया ऐसे आप सिपाही आम खा रहे हैं, घोड़ों को काट काट के खा रहे हैं अपने, पहले दिन तो घोड़े को प्यार करते हैं, दूसरे दिन उसी को काट के जो खा लेते हैं, है ना। हाँ, और ये मान सिंह आपको झूठ बोल रहा है, मान सिंह और आसफ खां दोनों ही झूठे हैं, वो कोई विजय प्राप्त नहीं की उन्होंने। हाँ, उन्होंने उस गोकुंदा को जीता जो ऑलरेडी खाली पड़ा था, है ना। हाँ, राणा प्रताप इसको खाली छोड़ के चले गए थे। तो अकबर 4 महीने बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में अकबर जो अजमेर आया ख्वाजा साहब के उर्स में, और उसने मान सिंह को और आसफ खां को जो है वापस बुलाया, और जब वो दोनों आए तो उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। आप सोचो कि ड्योढ़ी क्या होती है। बादशाह से जब मिलने के लिए आए और बादशाह कहे कि नहीं मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूं, तो उसको बोलते हैं ड्योढ़ी बंद करना। तो ये बेचारे रोज आते थे सुबह और शाम को, लेकिन अकबर उनसे मिलने से मना कर देता था। अकबर को बड़ा क्रोध आया कि ये लोग जो है इतने सिपाहियों को मरवाने के बाद भी इनको हासिल कुछ भी नहीं हुआ गोकुंदा। और राणा प्रताप ने अकबर के घाव पे नमक मिर्च लगाते हुए गोकुंदा पे भी अधिकार कर लिया। ठीक है, अब आप बताओ हल्दी घाटी में किसकी विजय हुई, है ना। अगर हम ये कहें कि राणा प्रताप की विजय नहीं हुई, तो ये तो निश्चित कह सकते हैं कि पराजय बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है, और आपको जो अंतिम बात बताकर मैं क्लास खत्म करना चाहूंगा, राणा प्रताप एक निर्णायक विजय नहीं प्राप्त कर सके, ये सच्चाई है। इसलिए बाद में 82 के आसपास हम लोग देखते हैं कि राणा प्रताप ने दिवेर पर आक्रमण कर दिया। इसकी कोई डेट नहीं मिलती, मेवाड़ के इतिहास में मिलता है कि दशहरे के दिन, है ना, 1582 में दशहरे के दिन दिवेर पर राणा प्रताप जो थे उन्होंने आक्रमण किया। अकबर का चाचा सुल्तान खां वहां नियुक्त था, और इसमें 2 भयंकर घटनाएं घटी, उसके साथ मैं इसको समाप्त करूंगा। अकबर को ये पता था कि इधर अजमेर है और इधर मेवाड़ है, और दोनों के बीच में जो पहाड़ी दर्रा है उस दर्रे का नाम क्या है, दिवेर। दिवेर के तंग दर्रे से ही मेवाड़ का रास्ता है, इस पे अगर राणा प्रताप का कब्जा हो गया तो अजमेर से जो राशन सामग्री सारी आती है वाणी बंद हो जाएगी, मुगल भूखे मर जाएंगे वहां पे। तो दिवेर में अकबर ने अपने रियल चाचा को नियुक्त कर रखा था जिसका नाम था सुल्तान खां, और राणा प्रताप ने तय कर लिया था कि हल्दी घाटी की जो कसक है मैं उसको पूरी कर दूंगा दिवेर के अंदर। तो उन्होंने विजयदशमी या दशहरे के दिन राजकुमार अमर सिंह को भी, अकबर सिंह ने कहा पापा मैं भी चलूंगा, पिछली बार आपने मुझे जो मौका नहीं दिया, आप देखना मेरी, है ना, जल जला ला देने वाली ताकत है मेरे अंदर। तो अमर सिंह को भी राणा प्रताप ने कहा ठीक है छोटू तू भी चल, है ना, देखते हैं क्या करता है। तो इस युद्ध में राणा प्रताप भी गए। इस युद्ध में वास्तव में अमर सिंह ने एक भाले का ऐसा वार किया, उसको देख के युद्ध वहीं बंद हो गया। उसने जो मुगल सेनापति था सुल्तान खां, जो घोड़े पे था, उस पे एक भाले का वार किया। भाला सुल्तान खां के शरीर से होते हुए उसके घोड़े के शरीर से होते हुए जमीन में धंस गया, और वो घोड़ा और सवार वहीं अटक के रह गए, और उसी समय मुगल सेना ने युद्ध करना बंद कर दिया। ठीक है, और इसी युद्ध में इससे थोड़ी देर पहले राणा प्रताप के सामने जो सेकंड सेनापति आया था बहलोल खां, तो राणा प्रताप, बहलोल खां ने यह कहा था अकबर को कि मैं अपनी तलवार से राणा प्रताप के खून में स्नान करवा के तलवार आपके सामने पेश करूंगा। तो वो जो बहलोल खां अपनी जो है बुलंद दराजों के साथ जब राणा प्रताप के सामने उपस्थित हुए, तो मेवाड़ी रक्त की ताकत कैसी होती है उसका एक नमूना आपके सामने पेश है। राणा प्रताप ने तलवार का एक हाथ मारा, जो बहलोल खां उसकी गर्दन और चेस्ट का जो आधा हिस्सा है उसको काटते हुए, घोड़े की गर्दन को काटते हुए, और तलवार निकल गई। तो बहलोल खां और घोड़ा दोनों एक साथ ही कट गए। ऐसी ताकत जो है मेवाड़ के महाराणाओं में थी। हमारी तरह थोड़ी बिस्कुट पीटी ये वगैरह थोड़ी खाते थे, पिज्जा वगैरह हो, है ना। हाँ, वो रॉयल लोग थे, रॉयल चीजें खाते थे। तो दिवेर का युद्ध जो है ये राणा प्रताप की पूर्ण विजय जो है यहाँ से हम शुरू मानते हैं। और अकबर भी दिवेर के बाद एक लास्ट अटेम्प्ट अकबर ने मेवाड़ पे किया, वो क्या 84 में, 1584 में अकबर ने अपने लास्ट सेनापति को भेजा जिसका नाम था जगन्नाथ कछवाहा। और जगन्नाथ कछवाहा भी जब कुछ नहीं कर सका तो अकबर ने मान लिया कि ठीक है, एक तो ऐसा राज्य है ही जिसको मैं नहीं जीत पाऊंगा। और फिर उसके बाद अकबर ने कोई प्रयास नहीं किया। राणा प्रताप अभी तक तो एक सेना नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपने अंतिम जो साल हैं, आपको पता होना चाहिए राणा प्रताप का जीवन काल कब से कब तक है, तो 9 मई, मेरा भी वैसे जन्मदिन मई के महीने में है, 9 मई 1540 को जो है इनका जन्म हुआ। और इसी के आगे एक और लगा दूं मैं, 9 का 1 लगा दूं तो मृत्यु का डेट आ जाएगी, है ना। तो 19 जनवरी 1597 में जो है इनकी मृत्यु हुई। तो बताओ मृत्यु कब हुई? 1597 में। और राणा प्रताप के जन्म का अगर मैं विक्रम संवत निकालूं तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, वो भी है विक्रम संवत 1597। क्योंकि आप जानते हो ईसी संवत में और विक्रम संवत में 57 साल का अंतर होता है। तो राणा प्रताप की जन्म डेट अगर मैं ईस्वी संवत में निकालूं तो आती है 9 मई 1540, और विक्रम संवत में निकालूं तो जो इनकी मृत्यु का साल ईस्वी संवत में आता है वही राणा प्रताप का जन्म का साल है, विक्रम संवत 1597। घोर गर्मी होती है मई के महीने में। तो महीना कौन सा होता है?
ज्येष्ठ, पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के, अंतिम 15 दिन शुक्ल पक्ष के, पता है ना आपको हर महीने में। तो इसका जो 15 दिन कृष्ण पक्ष के, 16, 17, 18वां दिन ज्येष्ठ सुदी या शुक्ल पक्ष की तृतीया को राणा प्रताप का जो है वो जन्म हुआ। और मैं आप बोलोगे सर हमको जो है वार भी बता दो, तो वो बता देता हूँ मैं आपको, है ना। हाँ, कुंभलगढ़ के बादल महल में जयवंता बाई की कोख से सुबह 9:50 और 52 पे इनका जो है जन्म हुआ। है ना, वो मैंने कब मार दिया ना, वो समय मुझे पता नहीं है ना, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, है ना, तो इतिहासकार हूँ, तो इतिहास की बात कहूँगा। तो राणा प्रताप जब 1597 में जब राणा प्रताप की मृत्यु हुई, उस समय चित्तौड़ और मांडल को छोड़ के पूरा का पूरा मेवाड़ उन्होंने वापस से अपने अधिकार में कर लिया था, ठीक है। और उनकी मृत्यु का समाचार, क्योंकि उनकी असामयिक मृत्यु हुई, अकबर को जब मिला, अकबर ऐसा हक्का बक्का रह गया, दांतों तले उसने उंगली दबा दी, जीभ दबा दी। और उसके दरबार में एक चारण कवि था दुरसा आड़ा, दुरसा आड़ा ने अकबर की स्थिति देखकर एक दोहा कहा। उसने अकबर से कहा बादशाह बुरा तो नहीं? अकबर ने कहा हाँ अण देख, है दो कोई नहीं है। तो उसने एक जो है दोहा सुनाया। उसका सार क्या है? सार ये कि उसने कहा कि हे राणा प्रताप, तुम जिंदा रह करके भी जीते और मर के तो पूरे ही जीत गए। जब तक तुम जिंदा रहे तुमने अपने घोड़ों को कभी शाही दाग नहीं लगने दिया और न अपनी पगड़ी कभी बादशाह के दरबार में झुकाई। सारे जो दरबारी होते हैं वो अकबर सुबह सुबह दर्शन देता था झरोके से, तो नीचे आके खड़े होते थे ऐसे बादशाह के सामने। न तुम कभी झरोकों में आकर के खड़े हुए, है ना, और न तुमने जो है अपने कुल की कीर्तियों कहीं कोई कलंक लगने दिया। तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुन करके आज अकबर की आंखों में जो है आंसू टपक आए और उसने आश्चर्य से अपने दांतों के बीच में अपनी जीभ को दबाया। हे राणा प्रताप, तुम जिंदा रह करके भी जीते और मर के तो तुम पूरा ही जीत गए। तो अकबर के दरबारियों को लगा कि ये ऐसा दुआ कह रहा है कि बादशाह ने दांतों को तले जीभ को दबाया, तो बादशाह गुस्सा हो जाएगा इससे, अभी इसको दंड मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, ये क्या कह रहा है, ये राजस्थानी ये चारण क्या कह रहा है दुरसा आड़ा, है ना। हाँ, तभी पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर का राजकुमार था, उसने अकबर से कहा साहब मैं भी कुछ कहूँ क्या? अकबर ने कहा बाकी रहेगी तो तू कह दे, है ना। तो उसने एक दोहा कहा। बीकानेर के राजकुमार दुरसा आड़ा राय सिंह के छोटे भाई थे, कल्याणमल के पुत्र थे, और उन्हीं का प्रसिद्ध ग्रंथ है वेली किशन रुक्मिणी, आपने सुना हो, है ना। डिंगल भाषा का हेरोस कहते हैं उनको, है ना, एलपी टेसीडोरी ने हेरोस कहा है उनको। उन्होंने एक दोहा कहा, माई एड़ा पूत जन जड़ा राणा प्रताप। हे माँ, ऐसे पुत्रों को जन्म दो जैसा कौन? महाराणा प्रताप। माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान सिराने सांप। अकबर रात को सोते तो उठ जाता है कि जैसे पास में कोई सांप है। राणा प्रताप के कारण अकबर को रातों को नींद नहीं है, रातों को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं। क्या ये मोहब्बत है? नहीं नहीं, ये राणा प्रताप है।